कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल अलग दुनिया में होती है, जहां हरे भरे जंगलों से घिरे एक विशाल एकांत गांव का दृश्य दिखाई देता है। एक छोटा सा जिन अपने गंदे चाकू को एक बेहद खुरदुरे कपड़े से पोंछ रहा है। वह मारे गए दुश्मनों के विशाल ढेर के ऊपर शांति से आराम कर रहा है। अचानक शोर मचाती एक टोली एक अंधेरी गुफा में घुस जाती है और एक महिला को चुप रहने के लिए आक्रामक ढंग से डांटती है। फर्श पर बने गहरे निशान पूरी तरह से अराजकता का भेद खोलते हैं। बाहर अभी अभी जो कुछ हुआ, उस शोर शराबे से परेशान होकर वह छोटा शैतान चुपचाप बैठा रहा और सारा ड्रामा देखता रहा। थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान आ गई। जैसे ही उसे एक नया अवसर दिखाई देता है, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। अंदर एक असहाय लड़की लकड़ी के लट्ठे से हाथों से बंधी हुई घबराकर रो रही है। बदमाशों में से एक पर वह अपना आईडी चेक करती है और पुष्टि करती है कि उसका नाम यूंग की यान है और वह पहले गंगनम में रहती थी। गुंडों का गिरोह इसे बहुत मजेदार पाता है और ईर्ष्या से मजाक उड़ाता है कि कैसे कैदी एक बेहद आलीशान मोहल्ले में रहता था। लड़की के बिल्कुल करीब आकर उनमें से एक व्यंग्यपूर्वक उससे कहता है कि शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो। उसे वह क्यों सहमी हुई है, जबकि इस डरावने नए समय में अचानक आने से पहले उसका जीवन पूरी तरह से सामान्य था। उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हुए पर बदमाश बताता है कि यह जगह ओर्क्स, एल्व्स और जादूगरों द्वारा चलाई जाती है क्योंकि वे यहाँ सबसे पहले आए थे और पहले से ही अपना अड्डा जमा चुके हैं। वह व्यक्ति दावा करता है कि उनका मिशन मदद करना है। नए लोग बिना किसी संयम के वह येन के बाल पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर वह यहाँ रहना चाहती है तो उसे वास्तव में इस मदद की जरूरत है। लड़की को धमकाते हुए पर एक गुंडा एक भयानक यादगार वस्तु दिखाता है और धमकी देता है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो उसका भी हाल उसके प्रेमी जैसा ही होगा। जब वह उसे पहचानती है तो वह पूरी तरह से आपा खो बैठती है। पर बदमाश के हाथ में एक जानी पहचानी वस्तु दिखाई देती है। मनोवैज्ञानिक आघात सहन न कर पाने के कारण कैदी रस्सियों पर ही बेहोश हो जाता है। हताश होकर वे लोग उसकी कमजोरी के बारे में शिकायत करते हैं, जिनमें से एक सुझाव देता है कि उसे आज्ञाकारी बनाने के लिए उसके कुछ दांत तोड़ दिए जाएं। लेकिन एक अन्य साथी बीच में आकर उन्हें गड़बड़ न करने के लिए कहता है। लड़की का चेहरा, क्योंकि उन्हें इतनी खूबसूरत लड़की मिले काफी समय हो गया था, यह मानते हुए कि वह उनकी हालिया सबसे अच्छी पकड़ है, दस्ते ने तय किया कि वे उसके साथ ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे। पीड़िता को जगाने की कोशिश करते हुए वे उसे ऊपर खींचते हैं, रस्सियों के सहारे, शिकायत करते हुए कि वे उसे मुख्य अड्डे तक पूरी तरह से नहीं ले जा सकते। अचानक गिरोह के सदस्यों में से एक चुप्पी तोड़ता है, पर वह बुदबुदाता है कि वह इस घिनौनी हालत को और नहीं देख सकता। इस अपमान से नाराज होकर नेता पीछे मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसके साथी ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया है। इस तरह बात करना ठीक है? बड़ा नकाबपोश साथी पूरी तरह चुप रहता है। अपनी टीम को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के लिए उसकी खूब आलोचना होती है। जब गुंडा आखिरकार पर जब वह मुड़ा तो देखा कि उसके चेहरे पर केचप लगा हुआ था। मतलब उसके चेहरे पर लाल रंग का एक धब्बा बह रहा था, जिससे पता चल रहा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। गंभीर चोट का पता चलते ही वह आदमी गिर पड़ा, पर वह पत्थर की तरह जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में गहराई तक धंसा हुआ खंजर दिखाई दिया। ये देखकर गुंडे बुरी तरह घबरा गए। अदृश्य निंजा एक छोटा सा शरारती जिन मात्र है। अपमानित होने से क्रोधित होकर वे तुरंत अपने भारी हथियारों से हमला करने लगते हैं, लेकिन वह छोटा सा जीव उन्हें चौंका देता है और उन्हें ऐसे अजीबोगरीब लोग कहता है जो हद से ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं। वह छोटा सा राक्षस नीचे घूरता है। हमलावरों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि वे अब से इस खतरनाक खेल को बदल देंगे। बिना एक पल भी रुके एक बदमाश चीखता हुआ अंदर घुस आया, केवल पर एक तेज वार से पूरी तरह से चौंका देने वाला दृश्य, जिसमें एक ब्लेड सीधे शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर लगता है, जिससे वह व्यक्ति दर्द से चीखने लगता है और उसकी एचपी कम हो जाती है। दस्ते को उस प्राणी को बिना किसी दया के खत्म करने का आदेश मिलता है। ही येन चक्कर महसूस करते हुए जागती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह खुद को पर गुफा में भयानक नरसंहार का दृश्य दिखाया गया है। संख्या में कम होने के कारण गोब्लिन एक कदम पीछे हट जाता है, जबकि गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे टुकड़ों में काट डालते हैं। अत्यंत फुर्तीला होने के कारण वह अपने छोटे से खंजर का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपनी ओर आ रहे एक जोरदार वार को रोकता है। हथियारों के टकराने का फायदा उठाते हुए एक गोरा गुंडा अत्यंत बलपूर्वक हमला करता है और लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करता है। हालांकि नन्हा राक्षस बड़ी आसानी से उस जोरदार वार से बच जाता है, जिससे उसका हमलावर और भी क्रोधित हो जाता है। सटीक बचाव के तुरंत बाद वह अपनी तलवार तैयार करता है, पर एक निर्मम जवाबी हमला, एक सटीक और बिजली की गति से किया गया वार हवा में चीरता हुआ दुश्मन के बचाव को चीरता हुआ निकल जाता है। इस क्रूर प्रहार के बदौलत पर गोरा आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा, दर्द से चीखते हुए जमीन पर पड़ा था। एक पल भी हिचकिचाए बिना गोब्लिन ने पूरी ताकत से अपना हथियार उसमें गाड़ दिया। विरोधी की कमजोर कड़ी बाकी टीम दहशत में पीछे हट जाती है, यह महसूस करते हुए कि उनके साथी एक तुच्छ से छोटे आदमी से हार गए, फंस गए उन तंग रस्सियों पर। लड़की रो रही है। उसकी आंखों के सामने हो रही हिंसा के भयावह स्तर से वह पूरी तरह से स्तब्ध है। पूर्ण एकाग्रता के साथ नन्ही सी लड़की हत्यारा आखिरी दुश्मन की ओर दौड़ता है और उनसे इस छोटे से खेल को जारी रखने की मांग करता है। खेल में बने रहने के लिए बेताब बदमाश अजीब तरह से अपनी तलवार घुमाता है और हरे रंग को बचाए रखने की कोशिश करता है। बजे वह आदमी चीख चीख कर रोता है और राक्षस को वहां से चले जाने का आदेश देता है। उस नाटकीय नखरे को नजरअंदाज करते हुए वह जिन बड़ी सहजता से चला जाता है। प्रतिद्वंदी के कुंड ब्लेड के ठीक ऊपर से पलट जाता है। अपनी हवाई ताकत का फायदा उठाते हुए वह एक जोरदार प्रहार करता है, जिससे गुंडा तुरंत खून उगलने लगता है। बजे बदमाश का अवतार बुरी तरह से घायल होकर गंदी जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी सेहत पूरी तरह से खराब हो जाती है। अपनी पूरी टीम को खत्म होते देख बचा हुआ एक आदमी पीठ के बल गिर जाता है और दहशत में रेंगता हुआ दूर चला जाता है, जबकि हयान चुपचाप सदमे में देखता रहता है। गुंडा अपने हाथ ऊपर उठाकर दया की भीख मांगता है। पूरी तरह से अपमानित होकर वह रिश्वत देने की कोशिश करता है, भोजन के साथ प्राणी, और यह बताता है कि वह अभी एक सेकंड पहले ही इंसानों की भाषा बोल रहा था। बनावटी दोस्ताना मुस्कान के साथ वह सुझाव देता है कि वे आपस में बात करके इस पूरे मामले को शांतिपूर्वक सुलझा लें।
कायरतापूर्ण चापलूसी को बीच में ही रोकते हुए राक्षस ने उसे अपना बचाव करने का एक भी मौका दिए बिना अपनी तेज धार वाली तलवार उसमें घुसा दी। एक भयानक चेहरे के साथ वह जमीन पर पड़े उस कचरे को बुरी तरह से पीटता है और उसे आखिरी सजा देता है। गिरोह के आखिरी सदस्य को लॉबी में भेज दिया जाता है। बजे हथियार उसके सिर में बुरी तरह धंसा हुआ था। भीषण कसरत से थका हुआ विजेता दुश्मन के गिरे हुए सामान पर बैठा है और आह भरते हुए सोच रहा है कि यह कितना कठिन था। पर बॉस फाइट चल रही थी। तभी कमरे की भयानक खामोशी के बीच एक हल्की सरसराहट ने उसका ध्यान खींचा। लकड़ी के खंभे से कसकर बंधी मुर्गी कांप रही थी। डर से उसे एहसास हुआ कि वह अभी अभी उस दरिंदे का नया निशाना बन गई है। अपनी टपकती हुई चाकू के साथ धीरे धीरे चलते हुए उसे एहसास हुआ कि वह उससे निपटना पूरी तरह से भूल गया था। कैदी वह डरावनी आकृति महिला के ठीक सामने रुक जाती है और इशारा करती है कि अब वहां केवल वही अकेली बची है। आगे क्या करना है, इस बारे में असमंजस में पड़ी महिला वह पूरी खामोशी से उसे गौर से देखता है। अपनी बची हुई सारी हिम्मत जुटाकर युवती धीरे से एक पल के लिए विनती करती है। उसकी आवाज बजने की आवाज, आंखों में आशा की एक किरण लिए वह बेचैनी से पूछती है कि क्या वह हरा प्राणी भी कोरिया से है। गोब्लिन अविश्वास से अपना चेहरा फेर लेता है और पूछता है व्यंग्यपूर्वक, अगर वह उसे जरा भी इंसान जैसा दिखता है। फूट फूट कर रोते हुए वह बताती है कि वह उसी भाषा में बात कर रहा था, आईडी के बारे में जानता था और यहाँ तक कि उसने उसे बचाया भी था। उसकी जान। गंदी जमीन पर बैठकर थोड़ी देर आराम करते हुए उसने लड़की की सारी उम्मीदें तुरंत चकनाचूर कर दी। ये कहते हुए कि उसने उसे नहीं बचाया, कुछ भी, किसी भी तरह की तसल्ली के लिए बेताब युवती उससे इस भयानक सपने का कारण बताने की विनती करती है जिसमें वे किसी तरह फंस गए हैं। वह पीछे की ओर इशारा करता है, पर वह उससे पूछता है कि क्या उसने उन हारे हुए लोगों की बकवास पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह बहुत गंभीर होकर कहता है कि वे दोनों अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठा रहे थे। तक वे जीवित रहे। फिर अचानक एक यादृच्छिक समानांतर दुनिया में जागे जहां उनकी हालत बहुत खराब थी। पूरी तरह से इनकार करते हुए ही यियान अपना दर्द भरा सिर पकड़े रो रही थी और इस पागलपन को समझने की गुहार लगा रहा है। लड़की के दयनीय नाटक को देखते हुए उसके हरे भरे चेहरे पर धीरे धीरे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल जाती है। खड़े होकर आश्चर्यजनक शांति के साथ गोब्लिन आश्वासन देता है कि उसे स्वयं ही पूरी सच्चाई पता चल जानी चाहिए। गोब्लिन पूछता है कि क्या कैदी को उसके चेहरे के ठीक सामने तैरती हुई खोज स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। अचानक पूछे गए सवाल से भ्रमित होकर हाय को एहसास होता है कि कुछ अजीबोगरीब बात सामने आ गई है। अंधेरे में एक होलोग्राफिक खिड़की चमकती है जिससे युवती घबराकर पूछती है कि यह किस तरह की अजीब गड़बड़ी है। उसकी हैरानी पर हंसते हुए वह समझाता है कि इन परेशान करने वाले मिशनों को पूरा करना ही यहाँ जीवित रहने और लूट हासिल करने का एकमात्र तरीका है। अपनी पीठ उसकी ओर मुड़ते हुए बजे राक्षस लड़की से कहता है कि वह खुद ही इसका हल निकाले और अकेले ही अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करे। छोड़े जाने के डर से घबराकर वह उस जीव का पैर पकड़ लेती है। उससे विनती कर रही थी कि वह रुक जाए और वास्तव में सब कुछ ठीक से समझाए। उसकी दृष्टता से चिढ़कर उसने उस जिज्ञासु लड़की को गुस्से से घूरा। एक कठोर हरकत में छोटी सी लड़की ने हत्यारा आगे बढ़ता है और महिला को जमीन पर गिरा देता है। अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए वह बेबस महिला के शरीर पर धारदार चाकू से वार करता है। पीड़िता की गर्दन अपने शिकार को करीब से घूरते हुए वह उससे कहता है कि भोलापन का नाटक छोड़ दे क्योंकि इस गुफा में सबसे बड़ा खतरा वही है। क्रोध से उबलता हुआ वह चेतावनी देता है पर उसने कहा कि उसका एकमात्र लक्ष्य अभी सभी मनुष्यों का सफाया करना है और उसे जाने देना महज एक दिखावा था। बॉलिंग येन को ये सब नफरत समझ नहीं आती और वह पूछता है कि ऐसा क्यों है। पर वह खलनायक की तरह व्यवहार कर रहा है जबकि स्पष्ट रूप से उसके पास नए खिलाड़ियों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं। प्रश्न से पूरी तरह से स्तब्ध होकर वह छोटा राक्षस जम जाता है क्योंकि उसका गहरा सदमा उसे बुरी तरह से प्रभावित करता है। उसकी यादों की गहराई में एक भयंकर तूफान रात के शिविर के अवशेषों को तहस नहस कर देता है। कीचड़ में घुटने टेककर एक सैनिक हताशा में रोता है और कहता है कि यह त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए थी। अपनी प्रेमिका सूली के बेजान शरीर को गले लगाते हुए वह व्यक्ति कीचड़ भरे रास्तों से गुजरते हुए जूतों की भारी आवाज के बीच अनियंत्रित रूप से उसके नुकसान पर शोक मना रहा है। का समय बताता है कि सैनिक अभी अभी खंडहर स्थल पर वापस लौटे हैं। एक पवित्र तलवार की ठंडी चमक गिरे हुए योद्धा की पूर्ण निराशा को दर्शाती है। एक कुलीन योद्धा भारी कवचधारी महिला अपने शोक से व्याकुल अधीनस्थ के सामने बिल्कुल बेपरवाह खड़ी है। सहानुभूति से पूरी तरह रहित आंखों से हयूरी के नाम से जानी जाने वाली नेता पर बेहद निर्ममता से उस घटना का विश्लेषण किया गया है। रोते हुए पीड़िता ने उस महिला से उस खोखले वादे के बारे में सवाल किया जो उसने सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करने के बारे में किया था। वहां जीवन पीड़ा से व्याकुल होकर वह चीखता है, पूछता है कि क्यों अपनी ही टुकड़ी के सैनिकों ने उसकी असहाय पत्नी को मार डाला। अपनी अछूत छवि को बरकरार रखते हुए नाइट अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए दावा करती है कि सैन्य अभियान एक महान बलिदान पर आधारित एक बड़ी सफलता थी। अपना भारी हथियार उठाते हुए वह उसे सजा सुनाती है। सहयोगियों के विश्वासघात के झूठे आरोप के तहत तत्काल खेल समाप्त। क्रोध से अंधा होकर योद्धा अपनी तलवार लेकर अपने साथी और उस बच्चे का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है जिससे वे कभी मिल भी नहीं पाए थे। बिना किसी परेशानी के नेता ने एक अचूक प्रहार किया जिसने एवेंजर को तबाह कर दिया। करीब भी आ सकता है। पूर्ण मौन की मांग करते हुए नकली नायक उस पर जोर से पैर पटकता है। तथाकथित गद्दार को मिट्टी में धंसा देता है। नीचे गिरकर और बहुत सारे एचपी खोते हुए सैनिक पाखंड पर पूरी तरह अविश्वास करते हुए अपने क्रूर वाक्य को दोहराता है। लाल रंग खांसते हुए उसे बहुत देर से एहसास होता है कि उस दस्ते का न्याय कुछ भी नहीं था सिवाय सीधे गोली के। शुद्ध द्वेष की राक्षसी नजर से वह अपनी आखिरी सांस तक उन सभी गंदे इंसानों को कोसता है। अपने नंगे हाथों से पूरी बटालियन को चीरफाड़ करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। वह वादा करता है कि वह अपना बदला लेने के लिए कोई भी कीमत चुकाएगा। वापस अस्त व्यस्त वर्तमान में छोटा हत्यारा भयभीत महिला को घूरते हुए क्रोध से कांपता है। चीजों को साफ करने का फैसला करते हुए वह कैदी को जाने देता है पर वह उसे चेतावनी देता है कि वह अपने गुस्से के पीछे की असली वजह बताने वाला है। जोर जोर से चिल्लाते हुए वह मानवता के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करता है और कहता है कि उसने आधिकारिक तौर पर उस घटिया दौड़ से खुद को अलग कर लिया है।
एक कठोर आभा से घिरे हुए वह अपने राक्षसी भाग्य को स्वीकार करते हैं और खुद को ग्रीनकिंस का एक वैध सदस्य घोषित करते हैं। उस बात को कहने का सदमा पर सामने आया सत्य का विस्फोट उसके दिमाग को सीधे अतीत में ले जाता है और उसे ठीक वही क्षण याद आ जाता है जब उसने उस नकली महान बलिदान के बारे में सुना था। निर्दयी नेता द्वारा अपने कथित विश्वासघात की कीमत मांगने की स्मृति उसके दिमाग में दर्दनाक रूप से चुभ रही है। उस अंतहीन क्षण में अपने तबाह हो चुके परिवार की रक्षा के लिए उसका हताश प्रयास एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बार बार बजता रहता है। वह निर्मम प्रहार जिसने उसे लॉबी में भेज दिया अभी भी उसकी चकनाचूर आत्मा में सबसे गहरी खामी है। उसके अंतिम क्षणों की धुंधली झलक राक्षस के हृदय में विद्रोह को एक बेहद विकृत तरीके से हवा देती है। फ्लैशबैक में अपनी जीवन शक्ति खोते हुए वह पर उस क्रूर और अपमानजनक फैसले की यादें ताज़ा हो जाती हैं जिसका उसे सामना करना पड़ा था और उसके अंदर की घृणा फिर से भड़क उठती है जब वह अपने ही चीखों को सुनता है और पीठ में छुरा घोंपने वाले को कोसता है। दस्ता अराजकता फैलाने और अपने हमलावरों को चीर-फाड़ करने की प्यास एक बार फिर उसके दिमाग ठीक उसी क्षण पीड़ादायक सम्मोहन की अवस्था धीरे धीरे चमकदार बुलबुलों से ढके एक गहरे पानी के अथाह सागर में विलीन होने लगती है। एक भयानक दहाड़ के साथ पूर्व योद्धा बाहर निकलता है। पानी की सतह पर एक बिल्कुल नए अवतार में जागते हुए अराजकता फैलाने के लिए तैयार अज्ञात फव्वारे में खड़ा होकर वह अपनी नुकीली उंगलियों को घूरता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी चेतना कैसे बची है। गूंज से स्तब्ध बच चुके थे। अंधेरे कमरे में सबसे पहले वह अपनी खोई हुई सुई को वापस पाने का रास्ता ढूंढ रहा था। नीचे देखते ही उसे घबराहट होने लगी और उसने अपने एब्स देखे। बजे का समय किसी विचित्र प्राणी का है। एक नम गुफा के अंदर उसके नंगे पैरों के नीचे एक विशाल जादुई आह्वान घेरा तेजी से चमक रहा है। अपनी किस्मत को कोसते हुए वह कोशिश करता है इस विचित्र पुनर्जीवन की सरासर पागलपन को समझने की कोशिश कर रहा है। अपने चेहरे पर विशाल दांतों को महसूस करते हुए नवागंतुक घबरा जाता है और विकृत रूप छिपने की जगह के अंधेरे को चीरते हुए एक बूढ़ा नकाबपोश आदमी आदिवासी भाषा में घोषणा करता है कि बच्चे का मानवीय सार आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। बीत चुके हैं। नन्हे राक्षस की आंखें फटी रह गईं। वह अचानक कहीं से प्रकट हुए उस डरावने आदमी को देखकर पूरी तरह से भयभीत हो गया था। खोपड़ी के डंडे पर टिका हुआ वह डरावना जादूगर गर्व से अपना परिचय मोजुल के रूप में देता है, जो योद्धाओं का परम जादूगर है। अपने प्राचीन कलाकृति की ओर इशारा करते हुए गुरु ने नए सदस्य को आधिकारिक तौर पर गोब्लिन सेना में शामिल करने के लिए पवित्र अनुष्ठान शुरू किया। एक चमकती ऊर्जा चारों ओर फैल गई। नवजात शिशु के चारों ओर उसकी आत्मा को परम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हुए रहस्यमयी गुफा में गूंजते हुए बूढ़ा व्यक्ति जोर से अपना शक्तिशाली नया उपयोगकर्ता नाम बताता है। गोरल्स जादू से पूरी तरह चार्ज हुई बैटरी की तरह अपने शरीर में गर्मी महसूस करते हुए वह नए शीर्षक को बुदबुदाता है। सच कहूं तो काफी प्रभावित हूं। यह अद्भुत बदलाव ने एक शीर्ष स्तर के हत्यारे को तैयार किया जो सर्जिकल सटीकता के साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रहार करके मानव लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम था। दूर से युद्ध क्षेत्र को देखते हुए एक हरी शिकारी महिला पूरी तरह से पिघल जाती है, अपने सहकर्मियों के त्रुटिहीन आक्रामक खेल पर जोर से गाती है और पीछे छूट जाती है। पराजित दुश्मनों के ढेर के बीच एक महिला गोब्लिन बाकी दस्ते को अपनी अपनी जगह पर डटे रहने का आदेश देती है। बेहद उत्साहित होकर मेव अपनी ओर इशारा करते हुए घोषणा करती है कि वह जा रही है गोरल के नक्शेकदम पर चलो। छोटा हत्यारा पीछे मुड़कर देखता है, अपने साथी की ऊर्जा के अचानक विस्फोट से पूरी तरह से अचंभित। अंधेरे में वापस चलते हुए वह उस लड़की को वहां से चले जाने के लिए कहता है, इससे पहले कि वह अपना इरादा बदल ले, लेकिन ही उसे भागने से रोकती है, उसके साथ रहने की विनती करती है और किसी भी आदेश का पालन करने का वादा करती है। पूरी तरह से अचंभित होकर गोरी पूछती है कि क्या वह सचमुच उस राक्षस के साथ जाना चाहती है जिसने अभी अभी उसकी आंखों के सामने कई लोगों को ढेर कर दिया। लड़की पर तर्क दिया गया है कि मनुष्य छिपकर भयानक काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि गोब्लिन ही उसकी असली हीरो थी। घोर हताशा के आंसू बहाते हुए वह स्वीकार करती है कि हरा आदमी ही उसका एकमात्र सुरक्षित सहारा है। ये सुनकर योद्धा कैदी के माथे पर उंगली मारता है और उसे भोली कहता है। वह इशारा करता है पर उसने कहा कि वह इस बुरे सपने में इसलिए फंसी हुई है क्योंकि वह लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। ऊंची आवाज में उसने लड़की को डरा दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि इस दुनिया में जरा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पीठ फेरते हुए मुख्य पात्र बताता है कि सम्मन के लिए बहुत सारे शिविर हैं और लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं। उनके आसपास उन सुरक्षित क्षेत्रों में उसे निश्चित रूप से पार्टी करने के लिए कहीं बेहतर समूह मिल जाएंगे। इतना कहकर गोरल ने हाथ बढ़ाया और लड़की को एक खंजर थमा दिया। लूट के ढेर से भ्रमित होकर वह उसकी ठंडी चेतावनी सुनती है कि जीवित रहने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, या तो खुद को कुर्बान करके या किसी को मारकर। गोर लड़की से कहता है कि वह खंजर को अच्छी तरह छिपा ले और अगर फिर कभी ऐसी कोई संदिग्ध घटना हो तो उसका इस्तेमाल करे। वह समझाता है कि भले ही कोई निर्णायक वार न हो, दुश्मन को चीर-फाड़ करने से ही आपको बढ़त मिल जाती है। बातचीत समाप्त करते हुए राक्षस मुंह फेर लेता है और ठंडे लहजे में चेतावनी देता है कि अगर उसने उससे दोबारा बात की तो वह उसे अपने हाथों से खत्म कर देगा। हथियार पकड़े हुए रोती हुई वह उससे एक पल रुकने की विनती करती है। चिंतित लड़की अपने रक्षक से विनती करती है कि हमेशा के लिए लॉग ऑफ करने से पहले कम से कम अपना उपयोगकर्ता नाम ही बता दे। गोब्लिन अपने कंधे के ऊपर से देखता है, एक पल के लिए हिचकिचाता है। वह लगभग अपना पुराना मानवीय नाम बता ही देता है, लेकिन तुरंत उस बेकार विचार को त्याग देता है। अपने नए मुख्य खाते में वह गर्व से अपना परिचय गोरल्स महान पात्र के रूप में देता है। लड़की को पीछे छोड़कर छोटा योद्धा गुफा के अंदर रखे लकड़ी के बक्सों को लूटना शुरू कर देता है। तभी मेव चुपके से उसके बगल में आती है और पूछती है उस इंसान के बारे में जो अभी भाग गया। महिला गोब्लिन अपने साथी से पूछती है कि क्या उसने उस जाति का शिकार करने और उसे खत्म करने का वादा किया था। उसकी चुपके से हरकत से हैरान होकर मुख्य पात्र बस अपना सिर घुमाता है, ये पुष्टि करते हुए कि उसका तीरंदाज साथी पूरे समय वहीं दर्शक के रूप में मौजूद था। बहुत ईर्ष्यालु मेव शिकायत करती है कि कैदी एक खंजर लेकर चला गया, ये बताते हुए कि उसे भी ऐसा उपहार नहीं मिला।
नीचे झुककर कुछ चुराया हुआ सामान लेने के लिए गोरल अपना बचाव करते हुए कहता है कि उसके जैसी दयनीय इंसान को मारने से कोई एक्सपी भी नहीं मिलता, इसलिए ये बस एक बहुत बड़ा समय की बर्बादी। पूरी तरह से मोहित शिकारी को लगता है कि वह केवल उच्च स्तरीय बॉस से द्वंद्व युद्ध करना चाहता है। उसकी हिम्मत से चिढ़कर वह बड़बड़ाता है, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वह वास्तव में कब एक गोब्लिन का प्रेमी बन गया। करीब आते हुए वह उस पवित्र तलवारबाज महिला के बारे में गपशप करती रहती है जिसका उसने उल्लेख किया था। साथ ही पूछता है कि दुश्मन कितना शक्तिशाली है कि वह उसे रद्द करना चाहता है, उसे इतनी बुरी तरह से। खड़े होकर और अपने युद्ध साथी की आंखों में देखते हुए हत्यारा ये स्पष्ट कर देता है कि उस महिला को खत्म करने की उसकी इच्छा का उसकी शक्ति के पैमाने से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। घातक घृणा से जलती हुई आंखों के साथ छोटा राक्षस अपना असली अंतिम लक्ष्य बताता है, पूरी तरह से तबाह करते हुए हर उस व्यक्ति को जिसने उसकी पुरानी दुनिया को छीन लिया और नष्ट कर दिया। उस अचानक विद्या के गिरने के भारी अंधेरे माहौल से भयभीत होकर तीरंदाज थोड़ा पीछे हट जाता है, महसूस करता है कि उसकी तीव्र हत्यारी आभा पूरी तरह से कमरे पर हावी हो गई है। गोरल का दिमाग उसके पुराने मानवीय स्वरूप की उस दर्दनाक याद से भर जाता है जिसमें वह अपने जीवन के परम प्रेम की रक्षा न कर पाने के कारण बुरी तरह रो रहा था। अतीत की शिकायतों से प्रेरित होकर हरे रंग का योद्धा अपना गुस्सा निकालता है कि मनुष्य केवल उसके परिवार को बर्बाद करके ही संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें क्रूरतापूर्वक उसका अंत भी करना था। हर संभव तरीके से वह अपने साथी को समझाता है कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसने इस अजीब अवतार में कैसे प्रतिक्रिया दी, लेकिन वह गारंटी देता है कि अब वह किसी भी बंधन से पूरी तरह मुक्त है। नैतिक सीमाएं। उसकी बड़बड़ाहट को ध्यान से सुनते हुए मेव को नेता का उग्र वादा सुनाई देता है जिसमें वह कसम खा रहा है कि अगर वह अपने हमलावरों को टुकड़े टुकड़े कर सके तो वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। के टुकड़े। उसकी आवाज का कठोर लहजा छोटी शिकारी को तुरंत कपकपा देता है। उसे उससे निकलने वाली हत्यारी प्रवृत्ति का एहसास होता है। एमसी का क्रोध एक चरम पर पहुंच जाता है। वह आसमान की ओर चिल्लाते हुए कहता है कि वह उस घटिया गिरोह के हाथों झेली हर एक पीड़ा का दुगुना बदला लेगा। उसकी मानसिक स्थिति नाजुक स्थिति में है और उसके अंतिम प्रतिशोध का वादा गुफा में गूंजता है जो पीठ में छुरा घोंपने वालों के पूर्ण विनाश का आह्वान करता है। उस सारे आक्रामकता से लकवाग्रस्त होकर गोब्लिन उस अनियंत्रित मनोवैज्ञानिक दबाव में डर से लगभग रोने लगता है। भारी वाइब्स को संभालने में असमर्थ वह अपने ही पैरों से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है और घबराहट में एक तेज चीख निकालती है। इससे तुरंत बाहर आ जाना शोर के कारण स्लेयर को एहसास होता है कि वह अपने भावनात्मक विस्फोट में बहुत आगे निकल गया था और अपने दोस्त का नाम पुकारता है जो काफी चिंतित दिख रहा है। जमीन पर सिसकते हुए लड़की कबूल करती है कि उसके गुस्से के विस्फोट ने उसे पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। फिर वह उसे शांत करने की कोशिश करती है, यह वादा करते हुए कि उसका गुस्सा निश्चित रूप से उस पर लक्षित नहीं था। माहौल को हल्का करने के लिए विषय बदलते हुए नेता अपने साथी से कहता है कि वह बाकी दस्ते को बुला लाए ताकि वे लूटी हुई वस्तुओं को जल्द से जल्द जनजाति के पुराने तांत्रिक को सौंप दें। फिर से जोश में आकर और अपनी घबराहट को पूरी तरह से भूलकर तीरंदाज दौड़ पड़ती है। बजे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए वह आदेश चिल्ला रहा था और सभी ग्रीनकिंस को अंदर जाकर जमकर काम करने के लिए कह रहा था। तभी उस गुंडे की अराजक ऊर्जा हावी हो गई। बजे पूर्व योद्धा अकेले ही पहाड़ की एक ऊंची चट्टान के किनारे तक जाता है। गहरी चुप्पी में वह विशाल जंगल को देखता रहता है जो सूरज की तपती धूप में तप रहा है। चिलचिलाती धूप में वह शांत भाव से अपने सामने आने वाले लंबे उथल पुथल भरे सफर के बारे में सोच रहा था। हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे और वह नन्हा शैतान अपने विचारों में खोया हुआ था। वह अपने ही विचारों में खोया हुआ था, बिना कोई आवाज किए प्रकृति के नजारे का आनंद ले रहा था। मीलों दूर युवा लकड़बग्घा चट्टानों के बीच से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, अंततः पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उस भयावह घाटी से बच निकले तभी एक इलेक्ट्रॉनिक बीप ने गोब्लिन का ध्यान खींचा और ठीक उसके सामने एक होलोग्राफिक सिस्टम विंडो खुल गई। दृष्टि का अनुपात है। क्वेस्ट स्क्रीन उसे बताती है कि उसने लेवल अप करने और अपनी जाति का सच्चा योद्धा बनने के लिए आवश्यक लगभग सभी मानव लक्ष्यों को पहले ही पूरा कर लिया है। पुरस्कारों को देखते हुए मुख्य पात्र को लगता है कि उस विकास स्तर तक पहुंचने के बाद बॉस से लड़ना बहुत आसान हो जाएगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसका वर्तमान बिल्ड पहले से ही काफी उन्नत है। तेज उसके इस शानदार विचार में तब खलल पड़ जाता है जब उसकी तीरंदाज दोस्त उत्साह से चिल्लाते हुए उसके पीछे तेजी से दौड़ती हुई आती है। लड़की गर्व से घोषणा करती है पर उसने पराजित शत्रुओं से प्राप्त सभी उपयोगी लूट को पहले ही छांट लिया है और वह तुरंत मास्टर प्लान के अगले चरण के बारे में जानना चाहती है। बेहद निर्दयी और का समय होने पर वह अपने साथी को याद दिलाता है कि गुफा में हुए हमले के दौरान कुछ घुसपैठिए भागने में कामयाब रहे और वे निश्चित रूप से जल्द ही अतिरिक्त सहायता के साथ वापस आ जाएंगे। अपने तीखे चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान लिए स्लेयर धूल भरे रास्ते पर कदम रखता है, पूरी तरह से उस जगह को इंसान का स्थायी ठिकाना बनाने के इरादे से। गेम ओवर स्क्रीन। साफ ठंडे आसमान में सूरज चमक रहा है जो पहाड़ों में होने वाले भयंकर टकराव के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। गुप्त अड्डे पर वापस पर घने जंगल की पूर्ण शांति को चीरते हुए तेज कदमों की आहट और झाड़ियों की सरसराहट सुनाई देती है। प्रवेश द्वार के पास छाया में छिपी हुई मेव एक बड़ी मुस्कान के साथ हाथ हिलाती है जिससे दस्ते को छिपने की जगह के अंदर जल्दी जाने का संकेत मिलता है। दौड़ते हुए वापस अंदर जाते ही वह अंदर पहुंच जाती है, पर काम में लापरवाही बरतने के लिए नेता ने उसे जमकर फटकारा और उसने तुरंत अपनी गलती के लिए माफी मांग ली। अचानक जनजाति के एक छोटे से गुर्गे ने योद्धा को रोक लिया और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह परम सरदार हो, जिससे मुख्य पात्र अचानक हुई इस घटना से काफी हैरान रह गया। पदोन्नति। एक अजीब सी मुस्कान बिखेरते हुए गुर्गे ने उत्साहपूर्वक बताया कि पूरी टीम ने उसके द्वारा दी गई सभी रक्षा रणनीतियों को पूरी तरह से अंजाम दिया। पहले अंधेरी गुफा के गलियारों की ओर इशारा करते हुए कार्यकर्ता ने खुशी से पुष्टि की कि शिकार की प्रतीक्षा में सभी घातक जाल और अवरोध स्थापित किए गए हैं। पर एक नवागंतुक ने उन्हें अच्छे काम के लिए बधाई दी, लेकिन धैर्यपूर्वक ये समझाने की कोशिश की कि वह वास्तव में उनका नेता नहीं है,
लेकिन जिद्दी प्रशंसक ने उसकी बात काट दी। पर दूसरा अधीनस्थ चैट में कूद पड़ता है और पूरे विश्वास के साथ चिल्लाता है कि उसने गुंडों के खिलाफ पूरी कार्रवाई देखी है, इसलिए वह नए का पूरा सम्मान करता है। बॉस का पूर्ण अधिकार टीम को और भी उत्साहित करते हुए वह छोटा लड़का जोर से पूछता है कि क्या वहां मौजूद सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि इस शीर्ष स्तरीय स्लेयर को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हरी टुकड़ी तुरंत ही पूरी भीड़ ने पूर्ण सहमति में अपने हाथ ऊपर उठा लिए और एक साथ चिल्लाते हुए कहा कि वे गोरल्स को बिना किसी संदेह के अपना स्वामी स्वीकार करते हैं। तीरंदाज पूरी तरह से गुप्त इरादों के साथ उसकी बाह से लिपट जाती है, ये दावा करते हुए कि वह भी उसे अपना निजी साथी मानती है। बजे दरवाजे पर तैनात एक चौकीदार की तरफ से आए एक जोरदार चेतावनी ने उस ऐतिहासिक चरम क्षण को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसमें बताया गया था कि इंसान अभी अभी वहां पहुंचे हैं, तेज मुस्कान के साथ और अपना हथियार निकालते हुए। नवागंतुक पूरे गिरोह को विस्फोट क्षेत्र खाली करने और जितनी जल्दी हो सके छिपने के लिए कहता है ताकि वे रास्ते में न आए। अपना सिर घुमाकर वह सीधे अपनी वफादार साथी की ओर देखता है और बाहर होने वाले भीषण हादसे में उससे सीधा समर्थन मांगता है। अपना धनुष खींचते हुए गंभीर पकड़ वाली स्ट्रिंग चालाक महिला अपने पसंदीदा योद्धा के नाम पर उन हारे हुए लोगों पर तीरों की बारिश करने का वादा करती है। अपने प्रदर्शन से संतुष्ट होकर सहयोगियों की कार्रवाई की अद्भुत प्यास के बीच नेता अंतिम हरी झंडी देता है। एक शैतान की तरह मुस्कुराते हुए असली घातक तमाशा शुरू होता है। बाहर लकड़ी के बजे मानव बैकअप दस्ता उस अराजक दृश्य पर पहुंचता है जहां स्काउट्स लाल रंग के विशाल पोखरों को देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं। उस भयावह दृश्य को घूरते हुए पर अपराधियों का विशालकाय सरगना गुस्से में गुर्राता है। उसे इस बात पर गहरा संदेह है कि एक छोटे से जीव ने ये सारा बेतुका नुकसान पहुंचाया है। व्यक्तिगत रूप से पर एक अजीबोगरीब कहानी से हमला हुआ, उस बड़े आदमी ने घबराए हुए बचे हुए गुंडे को कॉलर से पकड़ लिया। काया ने हर चीज की कसम खाकर कहा कि वह बस गिर रहा है। तथ्य घोर आतंक से पसीने से तरबतर डरपोक व्यक्ति उस नन्हे हत्यारे की विकराल गति को याद करता है जिसने सबको काट डाला था, और इस बात पर जोर देता है कि छोटा लड़का एक पागल की तरह लड़ा। दयनीय रोने से तंग आकर मानव कमांडर उस बेकार चेले को धक्का देकर दूर कर देता है और उसे पूरी तरह से घृणा से पूरी पलटन के सामने भून देता है। उस घटिया वार की वजह से डरा हुआ लड़का गिर जाता है और धूल में अपनी पीठ के बल लुढ़क जाता है, पूरी तरह से रोकने या पलटवार करने में असमर्थ। समय बर्बाद किए बिना बड़े बॉस ने अपने दाहिने हाथ के आदमी को पूरी टुकड़ी को लेकर उस जानवर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया। मास्टर प्लान ये साबित करना था कि पूरा सफाया सिर्फ बचे हुए व्यक्ति की गलती थी। एक वफादार कुत्ते की तरह बॉस के आदेशों का पालन करते हुए लेफ्टिनेंट सेना को गठन में आने के लिए चिल्लाता है और उन्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है, दुश्मन को बिना उसकी दौड़ को समाप्त किए पकड़ने पर सख्ती से। लेकिन ठीक उसी क्षण जब वह लापरवाही से आगे बढ़ता है, एक अदृश्य प्रक्षेप्य अधिकतम गति से हवा में चीरता हुआ निकलता है कि गति से लापरवाह अधिकारी के सिर पर सटीक निशाना लगा। चुपके से आए इस घातक प्रहार के बारे में सोचे बिना ही वह आदमी एक बेजान व्यक्ति की तरह गिर पड़ा। को घास पर धमाका हुआ जिससे अपराधियों की अग्रिम पंक्ति में पूरी तरह से दहशत फैलाने वाली अराजकता फैल गई। उसका साथी तुरंत लॉग ऑफ कर गया, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। गिरोह नेता की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि वह ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर वह अचूक निशाना कहां से आया। डरे हुए समूह के साथ पीछे कांपता हुआ बचा हुआ गुर्गा ऊंची चट्टानों की ओर इशारा करते हुए तीरंदाज चिल्लाती है कि शिविर ठीक वहीं ऊपर स्थित है। ऊंची जगह का पूरा फायदा उठाते हुए तीरंदाज अपना तीर पीछे खींच लेती है। भारी स्ट्रिंग फिर से एक शरारती मुस्कान बिखेरते हुए वह लापरवाही से एकत्रित लक्ष्यों पर निशाना साधती है। इस उत्तम अवसर का लाभ उठाते हुए दूसरा पर तीर हवा में तेजी से निकलता है और एक और अनजान सिपाही को लगकर पलक झपकते ही मैच से बाहर कर देता है। अपने सैनिकों को पूरी तरह से बेकार मशीनों की तरह गिरते देख क्रोधित बॉस दांत पीसता है और रोते हुए बचे हुए व्यक्ति को उचित संचार न करने के लिए दोषी ठहराता है। पर गुप्त खतरे के बारे में ऊपर से पूरी बॉस वाली ऊर्जा का प्रदर्शन करते हुए मेव उन कमजोर इंसानों की हास्यास्पद कमजोरी और पूरी तरह से अनभिज्ञता का जमकर फायदा उठाता है। के निशाने चारा बनने का अपना काम बखूबी निभाने के बाद स्नाइपर 180 डिग्री घूमकर खतरनाक चट्टानों के ऊपर से दौड़ती है और उस मूर्ख की घबराहट में पूरी तरह गायब हो जाती है। का दृश्य सबके सामने अपनी साख को पिघलते हुए महसूस करते हुए नेता जोर से चिल्लाता है और पूरी पलटन को अंदर घुसने का आदेश देता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देने को तैयार। अपने साथियों को खोने के गुस्से से बेकाबू होकर भाड़े के सैनिक अपने भारी हथियार निकालते हैं और अंधाधुंध दौड़ पड़ते हैं अंधेरे मांस पीसने वाली मशीन की ओर, हरे खतरे को टुकड़े टुकड़े करने के इरादे से। दुश्मनों को उकसाते हुए मेव अपनी पूरी ताकत से दौड़ती है, अपनी जांच करते हुए पर तीरंदाज बड़ी आसानी से रास्ते में पड़े पत्थरों के ढेर को पार कर जाती है, जो उसकी अद्भुत फुर्ती का प्रदर्शन है। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़ते हैं वह गुफा की अंधेरी सुरंगों से होते हुए अपनी तेज दौड़ जारी रखती है। उसके ठीक पीछे गुस्से में भरे गुंडे उसका पीछा करते हैं और चिल्लाते हैं कि उस बेकार प्राणी को हर हाल में पकड़ो। क्या पूरी भीड़ गुस्से से बेकाबू होकर पत्थर के गलियारे में दौड़ पड़ी। जब वह घात क्षेत्र में पहुंचती है तो लड़की गोरल्स को घुसपैठियों के बारे में आगाह करती है और वह उसके काम की प्रशंसा करते हुए सभी को पीछे हटने का आदेश देता है। दूसरा निकास द्वार आदेश मिलते ही जोश में आकर वह बाकी हरे रंग के कबीले के साथ तेजी से निकल जाती है। तभी मानव बटालियन छिपने की जगह के खुले मैदान में पहुंचते ही अपनी दौड़ रोक देती है। हौंकते हुए विशालकाय बॉस शिकायत करता है कि एक छोटे से राक्षस द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाना एक बहुत बड़ी विफलता है। उसके गुंडे भी ठीक उसके पीछे ब्रेक लगा देते हैं। वह अंधेरे खाली कमरे को देखकर बुरी तरह भ्रमित हो रहा था। हमलावरों को पता भी नहीं चला और अचानक एक छोटी सी चिंगारी जलने लगी जिससे फर्श पर चिंगारियां बिखरने लगीं। शोर से घबराकर मानव कमांडर ऊपर देखता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। लकड़ी की एक बैरिकेड देखकर वह खुद से पूछता है कि क्या गोब्लिन ने गंभीरता से सोचा था कि कचरा वास्तव में उन्हें रोक देगा।
फिर भी भाड़े के सैनिक ने स्वीकार किया कि उस प्राणी के पास कुछ अच्छी रणनीतियां हैं और वह वास्तव में बहुत आगे है, अपनी ही टीम से ज्यादा होशियार। अचानक उस विशालकाय व्यक्ति की आंखें पूरी तरह से सदमे से चौड़ी हो गईं जब उसने एक घातक विवरण देखा। उस अटपटे से सजे ढांचे को देखकर उत्सुक होकर वह पार्किंग स्थल के ठीक बीच में रखी एक बेहद संदिग्ध लकड़ी की पेटी को देखता है। उस पर लगे चेतावनी लेबल को पढ़कर वह व्यक्ति को बहुत देर से एहसास होता है कि उस चीज में विस्फोटक पाउडर भरा हुआ है। पास ही में उसका एक गुंडा उस जाल की ओर इशारा करते हुए बॉस को बुलाता है ताकि वह उसकी जांच कर सके। पूरी तरह से घबराकर वह विशालकाय व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है और सबको उसी क्षण वहां से तुरंत निकल जाने के लिए कहता है। उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है पर प्रतिक्रिया देने के लिए, साथ ही वहीं जमकर खड़ा रह जाता है। अचानक मिली चेतावनी से पूरी तरह अनजान एक भीषण विस्फोट पूरी गुफा को एक भयानक लहर में निगल जाता है। भयंकर लपटों का दृश्य 25:36 पर विनाशकारी विस्फोट के कारण घातक आग के बीच कमांडर का चेहरा पूरी तरह से पिघल गया। लू इतनी भीषण थी कि यह पागलपन है कि यह छिपने की जगह के सामने वाले दरवाजे से ही एक विशाल आग का गोला उगल देता है। कुछ गुंडे दर्द से चीखते हुए, खांसते हुए और खूब धुआं उगलते हुए बाहर गिर पड़ते हैं। पहले बच निकला काया गुर्गा उस छोटे से बदमाश को कोसता है। घृणा से भरा हत्यारा धूल में फेंका हुआ वह पूरी तरह से तबाह हो चुके अड्डे को दिनों तक देखता रहता है। विस्फोट क्षेत्र से सुरक्षित दूरी पर मुख्य पात्र पर उसकी साथी पीछे मुड़कर देखती है। तबाही की भयावहता देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। फिर वह जल्दी से चिंतित होकर मुड़ती है और पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। उनके नेता पूर्व योद्धा जादुई नीली रोशनी के एक स्तंभ में समा जाता है, जिससे तीरंदाज पूरी तरह से हिल जाता है। खोज पूरी करने के बाद पर 30 लक्ष्यों को समाप्त करने पर सिस्टम एक अधिसूचना जारी करता है कि योद्धा उच्च स्तरीय वर्ग में विकसित होने वाला है। पर चमक फीकी पड़ जाती है जिससे एमसी का एकदम नया कैरेक्टर मॉडल सामने आता है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा लंबा और बेहद ताकतवर है। उसकी आंखें चमक रही हैं, वह गहरी सांस लेता है और महसूस करता है बढ़ी हुई शक्तियों का जोश उसकी नसों में दौड़ रहा था। लेवल अप होने से उत्साहित होकर योद्धा ने बताया कि उसने पहले कभी इस तरह की जबरदस्त ऊर्जा महसूस नहीं की थी और ये ताकत बढ़ना अद्भुत लग रहा है। इसी बीच मलबे में बुरी तरह घायल एक भाड़े का सैनिक बचे हुए व्यक्ति का हाथ पकड़कर दर्द से कराह रहा है। चिढ़कर वह काया बड़बड़ाता है कि उसने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी, पर लेकिन उन बेवकूफों ने बात नहीं मानी और उन्हें वही मिला जिसके वे हकदार थे। तभी उसे कुछ अजीब हलचल दिखाई देती है। ये देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि कोई सच में वहां तक पहुंच गया है। उस धमाके से बाल बाल बच निकला। घने धुएं को चीरते हुए नया और बेहतर गोरल बेहद खतरनाक आभा के साथ धीरे धीरे चलता है। बर्फ की तरह शांत वह राक्षस अपनी तेज धार वाली कटार निकालता है, मिशन को पूरा करने के लिए तैयार। दर्द भरी चीख हवा में गूंजती है क्योंकि स्लेयर चुपके से घायलों में से एक और को मार डालता है। हमलावर तबाही की आवाज से काया डर से कांपने लगता है और अपनी छोटी सी छुरी को कसकर पकड़े रहता है। ठीक उसके बगल में एक डरावनी नजर से देखते हुए मुख्य पात्र प्रकट होता है के अनुसार यदि मनुष्य अगला भोजन नहीं बनना चाहता है तो उसे सीधे सीधे तथ्यों की आवश्यकता है। कोई विकल्प न होने पर वह व्यक्ति गहरी सांस लेता है और मन ही मन सफेद झंडा लहराते हुए पूरी तरह से हार मान लेता है। नई जानकारी मिलने के बाद नेता कार्यक्षेत्र दूर से एक जीवित बचे लोगों के शिविर को देखते हुए उसे अपने अतीत की यादें सताने लगती हैं। तंबुओं का जायजा लेते हुए उसे पता चलता है कि वह जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी, जैसा कि 10 साल पहले था। उसका साथी आकर पूछता है कि क्या योजना में कोई गड़बड़ी है, लेकिन वह आश्वासन देता है कि सब कुछ आसान मोड पर सेट हो गया है। वापस आते हैं पर ग्रीनस्लेयर का कहना है कि उन्हें पहले वापस जाकर जादूगर को प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। रणनीति से सहमत होते हुए तीरंदाज सुझाव देता है वे बेस पर हमला करने से पहले बाकी दस्ते को तैयार करते हैं। भीड़ के बीच बंधा हुआ बंधक बेताब होकर उसे छोड़ने की गुहार लगाता है। अपने बचाव में वह कहता है कि उसने नक्शे पर सटीक स्थान अंकित किया था और लक्ष्य की पुष्टि करने में मदद की थी। घास में छिपकर मुख्य पात्र एक सौदे के लिए सहमत हो जाता है। एक सौदा है और वह वादा करता है कि वह उसे जाने देगा। राहत की एक बड़ी लहर महसूस करते हुए भाड़े का सैनिक बेचैनी से पूछता है कि क्या वह वास्तव में गंभीर है। छोटा राक्षस कैदी को आगे धकेलते हैं। उसे जाने के लिए कहा गया क्योंकि बॉस ने उसका खाता बख्श दिया था। ये सोचकर कि वह बाल बाल बच गया, वह मन ही मन उन छोटे मोटे बदमाशों को कोसने लगा, पर उसने अपनी पीठ फेर ली। लेकिन हरे रंग के गुंडे अपनी तेज चाकू निकालते हुए पागलों की तरह हंसने लगे। बिना किसी चेतावनी के एक ब्लेड बेरहमी से इंसान की पीठ में वार कर देता है। अचानक लगे गंभीर प्रहार के कारण वह व्यक्ति घोर निराशा में चीखते हुए अपना मुंह खोलता है। तुरंत ही एक राक्षस पीड़ित के चेहरे पर हाथ रख देता है। माइक्रोफोन को म्यूट करने के लिए मौके का फायदा उठाते हुए दस्ता उस पर एक साथ हमला करता है। भाड़े के सैनिक को बिना किसी हिचकिचाहट के दर्जनों बार वार करता है। पूरी तरह से केंद्रित अपने नक्शे पर नेता लापरवाही से कहता है कि उसने उसे खत्म न करने का वादा किया था, लेकिन अपने लड़कों के लिए ठीक ऐसा नहीं कह सकता था। गंदी झाड़ियों में गिरा दिया गया। आखिरी हमलावर अपने सभी स्वास्थ्य अंग खो देता है। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और भयभीत हैं। मुख्य गुफा केंद्र में वापस बूढ़ा जादूगर मोर्जुल मानव अड्डे पर छापा मारने के लिए सैनिकों और उपकरणों के अनुरोध को सुनता है, सम्मान दिखाने के लिए घुटने टेकते हुए। योद्धा कहता है कि उसने पहले ही पूरे क्षेत्र और उसके आसपास के इलाके का नक्शा बना लिया है। बेहद आत्मविश्वास से वह गारंटी देता है कि जीत दर है, अगर वे अचानक हमला कर दें तो ये बहुत ज्यादा होगा। अपने सिंहासन पर बैठे बुजुर्ग चुप रहते हैं, इस पागलपन भरे साहसिक कदम का हिसाब लगा रहे हैं। अचानक एक गहरी आवाज हॉल में गूंजती है, जिसमें मास्टर से जल्द अनुरोध अस्वीकार करने की मांग की जाती है। आवाज कट जाती है। एमसी पीछे मुड़कर देखता है कि कौन उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसकी मास्टर प्लान गॉफ नाम का एक विशालकाय हॉबगोब्लिन आगे आता है और पूछता है कि क्या उन्हें बड़े बॉस के आह्वान की तैयारी नहीं करनी चाहिए। विशालकाय तर्क देता है कि यह बहुत कठिन लड़ाई होने वाली है, इसलिए जनजाति को अभी अपने लूटे हुए माल और संसाधनों का संचय करना चाहिए। अपनी ठुड्डी खुजाते हुए मोर्जुल इस चिंता से सहमत है, पर गोफ ने कहा कि उसके पास इस मिशन को अस्वीकार करने का कोई वैध कारण नहीं है।
इस बात से नाराज होकर गोफ ने पलटवार करते हुए कहा कि नौसिखिए ने अभी अभी ही तरक्की की है और वह इसके लायक नहीं है, पर अपना सारा माल इस तरह बर्बाद करना। पीछे हटने से इनकार करते हुए ग्रीन स्लेयर अपने प्रतिद्वंदी की आंखों में आंखें डालकर उसे छापे में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। ताना मारते हुए वह लड़का पर आगे कहा गया है कि उस बड़े आदमी को बस स्वीकार करें, पर क्लिक करने का साहस जुटाना होगा। इस अपमान से आहत होकर प्रतिद्वंदी अपनी उंगलियां चटकाता है और पूछता है कि क्या छोटा राजा था, अपने आंकड़ों का परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है, भारी वजन उठा रहा है। डराने वाला कदम बढ़ाते हुए वह क्रूर व्यक्ति गुस्से में आकर आमने सामने की चुनौती स्वीकार कर लेता है। पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए नाटकीय तनाव तीरंदाज दौड़ती हुई कमरे में आती है, अपने दादाजी को पुकारती है और अपने साथी गोरल्स को ढूंढती है। नौसिखिए को घूरते हुए विशालकाय पूछता है कि क्या वह उसी समय और वहीं पर सम्मान की लड़ाई स्वीकार करने के लिए पर्याप्त बहादुर है। अचानक हुई इस घटना से मैं पूरी तरह से अचंभित रह गया। तीरंदाज वहीं खड़ा है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। बेहद आत्मविश्वास से भरा मुख्य किरदार तुरंत स्वीकार करें बटन दबा देता है। इस नियम को लागू करना कि हारने वाला जीतने वाले का निजी सेवक बन जाता है। यह सुनकर लड़की अपने साथी द्वारा लगाए गए अजीबोगरीब दांव के बारे में सुनकर पूरी तरह से घबरा जाती है। बूढ़ा तांत्रिक इस शर्त को मंजूरी देने का फैसला करता है, पर पूरी जनजाति के सामने खिलाड़ी बनाम खिलाड़ी का मैच चल रहा है और वह अपनी पोती की बेतहाशा शिकायतों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। पूरी जनजाति विशाल मिट्टी के मैदान पर इकट्ठा होती है। बजे हार्डकोर स्मैकडाउन देखने के लिए अखाड़ा खुला। दर्शक दीर्घा से भीड़ बेकाबू होकर लगातार उस बड़े पहलवान का नाम चिल्ला रही थी। मुझे बहुत गर्व है। मिनट पर प्रतिद्वंदी अपने दबदबे के चरम पर पहुंचकर रिंग में उतरता है, मानो अपने प्रतिद्वंदी को पूरी तरह से कुचलने के लिए तैयार हो। दर्शकों में बैठी एक दोस्त मेव से सवाल करती है कि उसने अपने प्रेमी को इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत करने से क्यों नहीं रोका। टीम के बाकी सदस्य तर्क देते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी हो गया और अब जब कतार टूट गई है तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे ऊपर वाले बॉक्स से देखते हुए मोरजुल घोषणा करता है कि उनके पास बिना हथियारों या जादू के तब तक लड़ाई होगी जब तक कोई हार न मान ले या नॉकआउट न हो जाए। तनाव में आकर के मैच में दोस्त ने बताया कि वह क्रूर खिलाड़ी बिल्कुल भी शांत नहीं है और नौसिखिए को वहां से जिंदा नहीं जाने देगा। नियम तय होने के बाद बड़े ने आधिकारिक तौर पर मैच शुरू करने के लिए चिल्लाकर घोषणा की, पर हाथापाई वह बड़ा आदमी कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारता है और उस लड़के को चुनौती देता है कि आओ मैदान में। वह अंदर घुसता है और उस अनुभवहीन योद्धा को बुरी तरह से लताड़ता है, ये सोचकर कि वह कुछ सोच रहा है। वह सर्वकालिक महानतम है सिर्फ इसलिए कि वह एक स्तर ऊपर चला गया है, अपने प्रतिद्वंदी की हर हड्डी तोड़ने के लिए तैयार। वह विशालकाय पहलवान एक सुपर हैवी पंच मारता है। लीडर बिल्कुल शांत रहता है और बिना किसी प्रयास के धीमे हमले से बच जाता है। खुले हिटबॉक्स को देखते हुए एमसी प्रतिद्वंदी के जबड़े पर एक क्रूर अपरकट मारता है। प्रतिद्वंदी के जबड़े पर यह प्रहार इतना जोरदार होता है कि विशालकाय को घुटनों के बल गिरना पड़ता है। वह पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है। उसे ठीक होने का एक पल भी दिए बिना स्लेयर एक त्रुटिहीन स्पिनिंग किक से दुश्मन के चेहरे पर कॉम्बो करता है। जबरदस्त प्रभाव के कारण प्रतिद्वंदी का भारी शरीर उसकी पीठ के बल गिर जाता है, जिससे धूल का एक बड़ा बादल उठता है। पूरा स्टेडियम पूर्ण सदमे में सन्नाटा छा जाता है। उस क्रूर को इतनी तेजी से गिरते हुए देखकर जमीन पर प्रतिद्वंदी अपने दांत पीसता है। उसे अभी अभी हुए भारी नुकसान से निपटने की कोशिश करता है। भीड़ होश में आती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। अपने योद्धा से विनती कर रहे हैं कि वह गुस्से में लड़ाई न छोड़े। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त शरीर के ठीक बगल में खड़े होकर बच्चा पूछता है कि क्या उसका प्रतिद्वंदी वास्तव में अभी भी लड़ने से इनकार कर रहा है। हार स्वीकार करो। वह उस विशालकाय को गले से पकड़ लेता है, उसे ये जताते हुए कि इस छोटे से खेल को खत्म करने के लिए इतना ही काफी था। हारने वाले को उस कुचलने वाली पकड़ का एहसास होता है और वह पूरी तरह से घबरा जाता है। बचने के लिए कोई भी बटन दबाने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। जमीन पर एक आखिरी धमक के साथ वह विशालकाय व्यक्ति खून उगलते हुए बुरी तरह हार जाता है। पूरी तरह से नष्ट हो चुका प्रतिद्वंदी का बेकार अवतार अखाड़े की धूल में बेजान होकर गिर पड़ता है। आसान ट्यूटोरियल बॉस से ऊबकर नौसिखिए ने स्वीकार किया कि वह बंदा विशालकाय है, लेकिन उसकी युद्ध तकनीक बिल्कुल बेकार है। जनजाति के लोग परिणाम को लेकर उत्साह से पागल हो जाते हैं, जबकि तीरंदाज अपने साथी के लिए खुशी से उछल पड़ती है और जयकार करती है। बूढ़ा जादूगर नौसिखिए को विजेता घोषित कर देता है। विजेता और पुष्टि करता है कि वह उसके खोज अनुरोध को स्वीकार करने जा रहा है। अत्यधिक सम्मान दिखाते हुए स्लेयर फैसले के लिए धन्यवाद कहता है और अपनी पीठ मोड़ लेता है और उस छोटे से अखाड़े के प्रदर्शन को समाप्त करता है। तभी वह अपनी ओर तेजी से आते कदमों की आहट सुनता है और अपने कंधे के ऊपर से देखता है। लड़की उछलकर नेता को एक जबरदस्त गले लगाती है, जो लगभग स्नेह से भरा हुआ है। अपने योद्धा को एक दुर्लभ बूंद की तरह दिखाते हुए वह अपने दोस्तों के सामने डींग मारती है, ये स्वीकार करते हुए कि उसे ऐसी त्रुटिहीन जीत की उम्मीद भी नहीं थी। बेहद उत्साहित होकर छोटे राक्षसों में से एक फैसला करता है कि वह आधिकारिक तौर पर बॉस का दाहिना हाथ है, जबकि शिकारी आज उसे रोमांटिक रूप से बांधने की योजना बना रही है। अजीबोगरीब टीम की नोकझोंक तब रुक जाती है जब जनजाति का मुखिया एमसी का नाम तीनों मस्ती करना बंद कर देते हैं और आध्यात्मिक गुरु की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ गुरु अपनी देहाती छड़ी का निचला हिस्सा पत्थर के फर्श पर पटकते हैं। पल भर में एक चमकता हुआ नीला जादुई घेरा चारों ओर ऊर्जा की लहरें भेजना शुरू कर देता है। एक शक्तिशाली आभा से घिरा हुआ बूढ़ा व्यक्ति एक उच्च स्तरीय मंत्र का प्रयोग करता है। सबको अंदर छोड़कर हरा योद्धा स्पेशल इफेक्ट्स देखता है और तुरंत समझ जाता है कि यह किसी तरह का पोर्टल जादू है। बड़ा उस बच्चे से कहता है कि पर वह आगे बढ़ता है और बताता है कि उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है। बिना सोचे समझे टीम तैरते हुए वाहन की ओर चल पड़ती है। अखाड़े में एक जादुई दरार अचानक प्रकट हुई। नक्शा अचानक एक बेहद शानदार और भव्य ढंग से सजाए गए लाउंज के अंदर बदल जाता है। ठीक बीचों बीच एक आलीशान लाल कालीन पर आयामी भंवर अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगता है। बूढ़ा जादूगर और नया योद्धा पोर्टल से होकर गुजरते हैं और एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करते हैं। नया क्षेत्र। वे विशाल कमरे के बीचों बीच खड़े होकर उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो वास्तव में इस जगह का मालिक है। अचानक नंगे पैरों की एक जोड़ी जमीन पर आ गिरी। धीरे से फर्श पर सुनहरी आभा से जगमगाता हुआ
हरे नेता की आंखें फटी रह गईं। चुपके से हुए इस प्रवेश से वह पूरी तरह से अचंभित था। पर एक बेहद अनोखी महिला जिन कहती है, बुजुर्ग कैसे हैं, वह बताती है कि काफी समय हो गया है जब वे आखिरी बार मिले थे। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां जादूगर का समय था। झुर्रीदार हाथों ने कुछ ही देर पहले उस देहाती छड़ी को जमीन पर पटक दिया। ठीक उसी क्षण फिरोजी नीली ऊर्जा की एक लहर तेजी से फैल गई। अखाड़े में प्रभाव क्षेत्र। विशाल आयामी मंत्र का प्रयोग करते समय रहस्यवादी गुरु अंधेरे में सचमुच चमक रहे थे। बच्चे ने तुरंत पहचान लिया कि यह अत्यंत शक्तिशाली कौशल असल में पोर्टल जादू था। बड़े ने हाथ से इशारा करते हुए बच्चे को एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात के लिए पास आने का आदेश दिया, और इस तरह छोटी सी सेना निडर होकर सीधे चमकती नीली ऊर्जा की दरार में घुस गई। फ्लैशबैक यहीं समाप्त होता है और दृश्य वापस उसी विशाल कमरे में चला जाता है जहां ऊंची छतें और नीचे लटकते भव्य झूमर। चमकती दरार से बाहर निकलते हुए दोनों मेहमान रहस्यमय मेजबान को पैनी नजरों से घूरते हैं, जगह की भव्यता देखकर अभी भी अचंभित। मुख्य पात्र बड़े से पूछता है कि वे इतनी जल्दी कहां पहुंच गए हैं। गुरु फिलहाल इस सवाल को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है, पर योद्धा को पास आने का आदेश दिया जाता है। वह तुरंत आदेश का पालन करता है और पुराने गीजर पर कड़ी नजर रखते हुए कुछ कदम आगे बढ़ता है। पर तांत्रिक की उंगली चमकने लगती है, जिससे गंभीर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। नेता बच्चे को अपना सिर झुकाने के लिए कहता है और मंत्र को उसके चेहरे के ठीक पास ले आता है। जैसे ही जादुई स्पर्श उसके माथे पर पड़ता है, वह लड़का वहीं रुक जाता है, चुपचाप, ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि इस अनुष्ठान का असल में क्या परिणाम होता है। बड़े नाटकीय अंदाज में मोर्जुल नवागंतुक को अपना खुद का कबीला शुरू करने की आधिकारिक अनुमति दे देता है, जिससे वह लड़का पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। गुरु ने पदोन्नति का समर्थन करते हुए कहा कि योद्धा पहले ही साबित कर चुका है कि वह दूसरों से अलग है, और जनजाति मूल रूप से उसके नेतृत्व का अनुसरण कर रही है, पहले से ही अंधाधुंध। आगे की ओर इशारा करते हुए बूढ़ा व्यक्ति यह जानकारी देता है कि इस जगह का मालिक उसकी आगामी खोज श्रृंखला के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनने वाला है। कैमरा कमरे के बीच में स्पंदित ऊर्जा पर वापस आता है। जैसे ही वे कार्रवाई को घटित होते हुए देखते हैं, रहस्यमयी महिला का चमकता हुआ पैर नीचे छूता है खूबसूरती से, सचमुच अंधेरी फर्श की टाइलों को रोशन करते हुए। रुम्पलस्टिल्स्किन नाम से जानी जाने वाली सुनहरी लड़की अपने मेहमानों से गंभीर शैली में अपना परिचय देती है। अपने मेहमानों से महिला के चरित्र निर्माण से चकित होकर योद्धा उस तरह की त्वचा के रंग वाले एक गोब्लिन के जन्म को समझने की कोशिश करता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला अपने शानदार लाउंज में एक कॉफी टेबल पर आराम से बैठी अमीर लड़की दिखाती है कि वह कितनी बेपरवाह है। व्यापारी बच्चे की आंखों में सीधे देखता है, उसके उपयोगकर्ता नाम की पुष्टि करने के लिए। उसे सीधे बताता है कि वह जानती है कि वह बेसब्री से कुछ सामान की तलाश में है। सुनहरी त्वचा वाली लड़की उसे चेतावनी देती है कि कुछ भी मुफ्त नहीं है, ये स्पष्ट करते हुए कि मुफ्त में उच्च स्तरीय लूट नहीं दे सकती। लेकिन वह पहले उस व्यक्ति की कहानी सुनने की पेशकश करती है और उसे बैठने के लिए कहती है। गौर उसकी बात मानकर गाड़ी रोक देता है, एक कुर्सी पर बैठता है और व्यापारी के ठीक सामने आराम से बैठ जाता है। हरा योद्धा पूछता है कि उसे अपना मल त्याग कहाँ से शुरू करना है। कुछ देर बाद पूरी कहानी को वह ये कहकर समाप्त करता है कि उसने एक जिन के रूप में ठीक इसी तरह प्रतिक्रिया दी थी। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि वह सोचती है कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। अमीर लड़की पर वह अपना सिर नीचे कर लेती है, जो पूरी तरह से अजीब और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया में थोड़ा कांपता है। अचानक वह मेज पर जोर से हाथ पटकती है और चिल्लाती है कि यह सब कुछ एक उत्कृष्ट कृति थी। बेहद उत्साहित होकर महिला घोषणा करती है कि यह निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ थी, अब तक की सबसे मनोरंजक कहानी जो उसने अपने पूरे जीवन में सुनी है। उसी ऊर्जा को बरकरार रखते हुए वह पल भर में अपनी उंगलियां चटकाती है और जादुई किताबों का एक गुच्छा प्रकट हो जाता है। बजे विशाल मेज के चारों ओर कार्ड हवा में तैरने लगते हैं। मेजबान गारंटी देती है कि यह कहानी उसके पूरे इतिहास की सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती वस्तु होगी। का संग्रह। वह अपने हाथों से एक और जादू करती है और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान बिखेरती है। अपनी कुर्सी से उछलकर लड़की सचमुच छत पर चढ़कर चिल्लाती है कि वह जश्न मनाने को कितना पसंद करती थी, पूरी तरह से चिढ़कर और उलझन में पड़कर कि उसकी दुखद पिछली कहानी के किस हिस्से ने उस मनोरोगी को इतना उत्तेजित कर दिया। सच कहूं तो कुछ हद तक बस रद्द करना चाहता है। प्रचार को नजरअंदाज करते हुए योद्धा सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या वह अभी अपने हथियार उठा सकता है। इस बात पर हंसते हुए कि कैसे वह अधीर है, वह इस बात से सहमत होती है और कहती है कि जाहिर है वह अपने हथियार के बिना लड़ाई नहीं लड़ सकता। मेज पर झुकते हुए मेजबान एक रहस्यमय संकेत देता है कि मेनू में केवल हथियार ही नहीं है। बच्चे के चेहरे की ओर इशारा करते हुए महिला अपने पसंदीदा पात्र के लिए एक विशेष बोनस उपहार का वादा करती है, जिससे बच्चा काफी उत्सुक हो जाता है। इतना कहकर वह मुड़ जाती है, पर वह अपनी पीठ पीछे हरी नेता को अपने पीछे आने के लिए कहती है। कमरे के ठीक बीच में एक विशाल सुनहरा पोर्टल खोलते हुए अमीर लड़की कहती है कि वह देने जा रही है, उसे भव्य भ्रमण कराती है। एक जादुई किताब पकड़े हुए वह खुशी खुशी उस दुखद हिस्से को सुनाती है कि कैसे उसे उसकी अपनी ही टीम द्वारा धोखा दिया गया और सचमुच खत्म कर दिया गया। नाटक से ऊर्जा लेते हुए पोर्टल स्पेल से गुजरने के बाद योद्धा अपने अड्डे पर वापस लौटा है, नए गियर पहने हुए और प्रीमियम हथियारों से पूरी तरह लैस। हथियार व्यापारी उसके बगल में प्रकट होता है और टिप्पणी करता है कि अब वह वास्तव में एक असली कबीले के मुखिया जैसा दिखता है। अपने हाथों को घूरते हुए हत्यारे को एहसास होता है वह बेतुके ढंग से बढ़ाए गए आंकड़ों से लबालब भरी हुई है। अपने काम पर बेहद गर्व करते हुए वह महिला जमकर दिखावा करती है और दावा करती है कि उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति ही उसकी ताकत है, सचमुच कभी गलत नहीं। कबीले के साथ शिविर में घूमते हुए वह बस दृश्यों का आनंद ले रही है जबकि टीम अपना सामान इकट्ठा कर रही है। फिर वह पर एक चंचल हरकत करते हुए वह मुख्य पात्र को अपने नए पर्क्स के ट्यूटोरियल पर बहुत ध्यान देने के लिए कहता है। पूर्व मानव अपनी निगाहें अपने सहयोगी पर टिकाए रखता है, पूरी तरह से उसी पर टिका रहता है। चुप रहो ताकि एक भी पैच नोट न छूट जाए। तलवार के निशान वाला एक सफेद झंडा हवा में लहरा रहा है, जो दुश्मन के शिविर की मिट्टी में मजबूती से गड़ा हुआ है।
चारों ओर देखते हुए नेता अपने गुंडों से निकलने वाली अटूट वफादारी को साफ महसूस कर सकता है। एक विशाल चट्टान के ऊपर खड़े होकर वह पूरी टीम को अपने उपयोगकर्ता नाम को अंतिम लड़ाई की तरह चिल्लाते हुए सुनता है। हमले के लिए तैयार, नौसिखिए ने अपनी एकदम नई तलवार का हैंडल कसकर पकड़ लिया। एक ही झटके में तलवार निकालते हुए उसने अपने साथियों को आदेश दिया, आगे बढ़ो क्योंकि शिकार का मौसम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। आदेश से उत्साहित होकर राक्षसों का झुंड पूरी गति से दौड़ता है, चीखता है और पूरी तरह से अराजकता की प्यास। मानव शिविर का झंडा तेज हवा में आक्रामक रूप से लहरा रहा है। तेज कदमों की आवाज शांत वातावरण को चीरती हुई सुनाई दे रही है। करीने से कतार में लगे तंबू। एक सैनिक कमांड तंबू में घुसता है और कप्तान को तुरंत सूचित करता है कि दुश्मन उन पर हमला कर रहे हैं। हांफते हुए दौड़ते हुए वह स्पष्ट करता है कि हमला इंसानी बदमाशों की तरफ से नहीं, बल्कि भयानक गोब्लिनों के झुंड की तरफ से हो रहा है। दस्ते के नेता की आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो जाती हैं। उस चौंकाने वाली जानकारी से स्तब्ध, लकड़ी के अवरोधों को कागज की तरह चीरते हुए हरी टुकड़ी ने क्षेत्र पर धावा बोल दिया और सामने दिख रही हर चीज को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मोर्चे पर गोरल ने एक निर्णायक वार किया जिससे पहला भाड़े का सैनिक तुरंत ढेर हो गया। उसकी स्क्रीन पर एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ जो इसकी पुष्टि करता है उसके कबीले द्वारा किए गए किसी भी एलिमिनेशन का श्रेय स्वचालित रूप से उसके व्यक्तिगत अनुभव में जुड़ जाएगा। एमसी के दिमाग में अभी अभी हुई बातचीत की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे याद आया जब उसने उसके दूसरे बोनस उपहार के बारे में जानकारी दी थी। पूरे आत्मविश्वास से इशारा करते हुए उस सुनहरी लड़की ने वादा किया कि इस सुविधा से उसका पूरा गेम प्ले यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा। से आगे उस समय योद्धा कमरे के बीचों बीच जम गया था और उस बड़े अपग्रेड को समझने की कोशिश कर रहा था। वह पूरी तरह से चकित था। व्यापारी को इस तरह के जादू का इस्तेमाल करते देख वह हैरान रह गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सहयोगी ने समझाया कि अब वह सचमुच अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है, बिना किसी प्रतिबंध के कहीं से भी। क्वेस्ट लॉग। अराजक छापे पर वापस आते हुए होलोग्राफिक विंडो मंडराती है, ये दिखाते हुए कि मानव उन्मूलन अभियान लगभग 100% पूरा हो चुका है। एक क्रूर मुस्कान बिखेरते हुए वह सोचता है कि काल्पनिक कहानियों में देखी गई किसी चीज को असल में जीना कितना रोमांचक है। उसके पिछले जीवन के खेल। दूर से बेस में दहशत भरी चीखें गूंज रही हैं। सैनिक हताशा से राक्षसी लहर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए एक मानव हमलावर उस छोटे से राक्षस पर जोरदार वार करता है जो उसके ठीक सामने कूद पड़ा था। वह प्राणी पूरी तरह से तलवार से बच जाता है जिससे बेकार हमला जमीन पर जा गिरता है। तभी दस्ते का कप्तान दौड़कर आता है और अपने काया साथी की जान बचाने के लिए एक तेज वार करता है। बेहतरीन तकनीक के साथ नेता उस छोटे से प्रतिद्वंद्वी की छाती पर वार करता है जिससे हर जगह गंदगी फैल जाती है। अपने दस्ते के कौशल की कमी से नाराज होकर वह अपने ही आदमियों को ऐसे घटिया भीड़ से डरने के लिए कोसता है। आवाज तेज करते हुए अधिकारी सभी को आक्रामक रूप से आगे बढ़ने और इन चीजों को मानव जाति की श्रेष्ठ शक्ति दिखाने का आदेश देता है। लेकिन भाषण के बीच में एक तेज धार वाली तलवार अचानक हवा में उड़ती है और उसके चेहरे पर लग जाती है। कप्तान की आंख में तलवार घुस जाती है और वह तुरंत गिर जाता है जिससे एक बड़ा बिना ये समझे कि उसके साथ क्या हुआ। सब गड़बड़ हो गया। युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर से मुख्य पात्र गुस्से से जानना चाहता है कि वह कीड़ा किसे कमजोर कचरा कह रहा था। जैसे ही गेम ओवरलॉक हुआ मानव कमांडर का बेकार अवतार शिविर के ठीक बीचों बीच जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। एक सैनिक घूर रहा था। दहशत में कांपते हुए वह पूछता है कि उनका बॉस इतनी तेजी से कैसे डिलीट हो गया। शक्ति के इस बेतुके अंतर को समझते हुए वह आश्चर्यजनक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये निश्चित रूप से आपके सामान्य गैर खेलने योग्य पात्र गोब्लिन नहीं है। पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। पूरी पलटन ने यू टर्न लिया और मुख्य अड्डे की ओर वापस भागने की बेताब कोशिश में तेजी से दौड़ पड़ी। ग्रीन स्लेयर बस देखता रहा। काया अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और उन्हें मूर्खों का झुंड कहते हैं। स्पीडन की जीत से बेहद उत्साहित छोटे गुंडे अपने बॉस के चारों ओर जमा हो जाते हैं। उन हारे हुए लोगों के खिलाफ अपनी बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन योद्धा पार्टी के बीच में भी शांत रहता है, पूरी तरह से अपने मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित है। पर दिखाया गया फ्लैशबैक उसे सीधे उसकी सहयोगी के साथ उसके पसंदीदा ठिकाने पर वापस ले जाता है। जब उसने उससे कैजुअली पूछा था कि क्या उसने अभी तक किसी कबीले का नाम चुना है, उस समय बच्चा कुछ हद तक अनजान था और उसने स्वीकार किया कि उसने वास्तव में इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। कठोर वास्तविकता पर लौटते हुए वह जोर से पैर पटकता है। गिरे हुए दुश्मन को देखकर वह आक्रामक ढंग से अपनी तलवार बाहर निकालता है। गंदी तलवार से खून की मोटी धार सीधे गंदे युद्ध क्षेत्र पर गिरती है। वह अपनी बटालियन की ओर मुड़ता है, पर नेता अपने सभी हरे रंग की चमड़ी वाले भाइयों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की जमकर सराहना करता है। अपनी विजयी सेना के सामने गर्व से खड़ा होकर वह पर सभी लोग जोश से भर जाते हैं, यह वादा करते हुए कि ये दिन सीधे इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएगा। उसका तीरंदाज साथी ध्यान से सुनता है जब वह उन्हें याद दिलाता है कि कैसे जनजाति के लोग डरे हुए चूहों के झुंड की तरह भागते भागते अपना सारा समय बिताते थे। महाकाव्य का समापन पर दिए गए भाषण में जोश चरम पर था। स्लेयर ने गर्व से चिल्लाते हुए कहा कि उन्होंने अंततः मनुष्यों के विरुद्ध एक शानदार विजय प्राप्त कर ली है। अपने हथियार को ऊंचा उठाते हुए नेता आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि अब से वे और भी शानदार जीत हासिल करेंगे। मॉन्स्टर स्क्वाड पूरी तरह से आपा खो बैठता है, अपने हाथ ऊपर उठाकर एक साथ चिल्लाता है और आधिकारिक तौर पर क्रू के बिल्कुल नए रिब्रांड की शुरुआत करता है। अपनी कटार को सीधे आसमान की ओर इशारा करते हुए योद्धा औपचारिक रूप से पर ब्लड डैगर कबीले के पतन की घोषणा होती है। तबाह शिविर स्थल पर चीख पुकार मच जाती है जिससे आधिकारिक तौर पर एक नए बेहद घातक युग का शुभारंभ होता है। उस सारी अफरा तफरी से दूर सुनहरे रंग की त्वचा वाली महिला सहजता से कहती है कि उसे उसके द्वारा चुना गया कबीले का नाम बहुत पसंद आया। बेहद उत्सुक वह अमीर लड़की पर एक व्यक्ति झुककर पूछता है कि क्या इस बात के पीछे कोई गहरा रहस्य है कि उन्होंने अपने प्रतीक के रूप में विशेष रूप से खंजर को क्यों चुना।
मुख्य पात्र शांत होकर बताता है कि खंजर सचमुच वह सटीक उपकरण जिसका उपयोग उसने अपने पहले वास्तविक एलिमिनेशन के लिए किया था। वह बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार गोब्लिन के रूप में खेलते हुए रन समाप्त किया तो उन्होंने ठीक उसी छोटी सी ब्लेड का उपयोग करके ये काम पूरा किया। प्रतीकवाद को पूरी तरह से शानदार मानते हुए मेजबान हवा में उंगली उठाकर कहती है कि अब उसे शीर्षक और भी ज्यादा पसंद आ रहा है। इस पल का भरपूर फायदा उठा रही है। गल पर वह पूछने का फैसला करती है कि आखिर उसे उसके जैसे नौसिखिए को भारी भरकम प्रायोजन देने में क्या फायदा है। आलीशान कालीन पर पीछे की ओर चलते हुए व्यापारी कबूल करती है कि वह पूरी तरह से इसमें शामिल है। इसे उसकी कहानियों के लिए, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि नाटक बिल्कुल चरम पर है। वह अपनी आरामदायक कुर्सी पर वापस बैठ जाती है और दावा करती है कि उसकी जैसी दुखद कहानियां हमेशा वो वीडियो जो वायरल हो जाते हैं। अपनी बाहों को घुटनों पर टिकाए हुए लड़की स्वीकार करती है कि बच्चे की दर्दनाक कहानी सुनना सचमुच एक अनोखा अनुभव था, क्योंकि उन कठोर शब्दों के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि अंधा क्रोध पूरी तरह से स्लेयर की आत्मा पर हावी हो रहा है। योद्धा की ओर इशारा करते हुए महिला ने निष्कर्ष निकाला कि वह वास्तव में वह अपने अंदर समाई घोर निराशा को महसूस करती है। अपनी कुर्सी पर आराम से बैठी वह स्वीकार करती है कि वह ये देखने के लिए बेताब है कि इस बदले की कहानी का अंत कैसे होता है। जबकि मुख्य पात्र पर बिना कुछ बोले नजरें फेरकर हरा नेता शक्तिशाली कैरी के लिए धन्यवाद कहता है और स्वीकार करता है कि यह उपकरण उसके कबीले को स्तर अप करने में बेहद आसान बना देगा। पर होस्ट ने धन्यवाद को नजरअंदाज करते हुए लापरवाही से कहा कि वह उसकी कहानी बेचकर ढेर सारा पैसा कमाएगी, जिससे उस बच्चे को उसकी इस दृढ़ता पर गुस्सा आ गया। टैपिंग सम्मान दिखाने के लिए अपना माथा छूते हुए अमीर लड़की सवर के नए कबीले के मुखिया को एक शानदार शिकार की शुभकामनाएं देती है। कैमरा एक विशाल मानव किले पर केंद्रित हो जाता है। ठोस पत्थर से निर्मित 46-19 नंबर का भवन 13वीं गार्ड इकाई के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता है। दीवार पर लगे एक सुरक्षा ज्ञापन में सभी गार्डों को पास में हो रहे राक्षसों के हमलों में अचानक हुई असामान्य वृद्धि के बारे में चेतावनी दी गई है। चेतावनी से बिल्कुल बेपरवाह एक भाड़े का सैनिक लकड़ी की मेज पर हाथ मारता है, यह मानते हुए कि यह पर्चा सिर्फ एक बड़ा ट्रोलिंग का हथकंडा है। हद से ज्यादा घमंडी वह इंसान। पर योद्धा पूछता है कि क्या किसी कुलीन दस्ते का ऐसे तुच्छ दुश्मनों से डरना उचित है। उसका साथी समझाने की कोशिश करता है कि नवीनतम अफवाहें यही कहती हैं, पर संकी लोग भूतों की तरह तेज हैं और वास्तव में उनकी टीम में जबरदस्त तालमेल है। उस कमजोर बहाने के दौरान वह आदमी आक्रामक रूप से कागज के एक टुकड़े को मोड़कर दिखाता है, पर वह कितना नाराज है ये साफ दिखता है। वह कागज की गेंद को दीवार पर फेंक देता है और अपने दोस्त को बेवकूफ कहता है कि वह सच में मानता है कि ऐसे बेकार बॉट इतने बड़े कारनामे कर सकते हैं। खुफिया युद्ध रणनीतियां। दूसरा सैनिक इस बात पर जोर देता है कि पूरा शिविर ही नष्ट हो गया, लेकिन लाल बालों वाली लड़की पलटवार करती है कि पीड़ित तो बस कुछ ही लोग थे, नीच दर्जे के निकम्मों का झुंड। अपनी मुद्रा को शिथिल करते हुए अभिमानी भाड़े का सैनिक इस पूरे मामले को गिल्ड में रैंक हासिल करने के अंतिम अवसर के रूप में देखता है। अपने साथी के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले लालच को देखकर सहकर्मी घबराकर पूछता है कि वह किस तरह का पागलपन भरा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। घूरते हुए लकड़ी के फर्श पर पड़े हुए मुड़े हुए कागज को ध्यान से देखते हुए वह बड़ा आदमी जवाब देता है कि उसका मुख्य निशाना वही हरी भीड़ है। पूरी तरह से एकाग्रचित नजर से वह वादा करता है कि वह उन छापों में शामिल हर एक राक्षस को ढूंढकर खत्म कर देगा। फिर दृश्य एकदम घटिया खाने की थाली पर चला जाता है। को एक अंधेरी जेल कोठरी की सलाखों से जबरदस्ती धकेल दिया गया। ठंडी कोठरी के कोने में दुबका हुआ युवा हाई पूरी तरह से चुप सीधा बैठा रहा, भोजन को छूने से इनकार कर रही है। बाहर लाल बालों वाली भाड़े की सैनिक कैदी को एक और भूख हड़ताल करने के लिए बेहद व्यंग्यात्मक लहजे में कोस रही है, उसके पैरों को गले लगा रही है। पर लड़की गुस्से से ऊपर देखती है और अपने अपहरणकर्ताओं को घिनौने और नीच लोग कहती है। इस जहरीली बातचीत से पूरी तरह हैरान होते हुए लड़का अनजान बनने का नाटक करता है, पर पूछा गया कि इतनी नखरीली लड़की ने इस तरह की बदतमीजी करना कहाँ से सीखा। पीछे हटने से इनकार करते हुए कैदी ने करारा जवाब दिया और कहा कि उसने ये सब सीखा है। भाड़े के सैनिक की मां की ओर से अहंकार पर सीधा प्रहार हुआ। सैनिक अपना आपा खो बैठा, लोहे की छड़ें पकड़ लीं और बंधक को पागलों की तरह गालियां देने लगा। क्रोध मुंह से झाग निकालते हुए वह उसके मुंह पर यह बात उछालता है कि दस्ते ने वास्तव में उसे सुरक्षित रखने की कोशिश की थी, ये बताते हुए कि कमजोर महिलाएं अकेले जीवित नहीं रह सकती। पर वह बड़ा आदमी अपने दल के विषाक्त व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश करता है और यह जानने की मांग करता है कि उसने पहले उन पर चाकू निकालने की हिम्मत कहां से जुटाई। का सामना करना पड़ा पूरी तरह से विक्षिप्त व्यक्ति की बेकाबू चीख पुकार के बीच। लड़की ट्रोल को और बढ़ावा देने से रोकने के लिए अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपा लेती है। पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने से निराश होकर सैनिक गुस्से में सलाखों को छोड़ देता है। उसका खून खौल रहा होता है। वह अपने हाथों को अपनी कमर पर रख लेता है। काया गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है ताकि वह सोच सके कि उस बेकार बंधक का क्या करे। अंधेरे में दुबके अपने शिकार को घूरते हुए वह आदमी पर वह उसे एक बेहद गंभीर चेतावनी देता है कि वह उसे दिखाएगा कि यहाँ उसकी हैसियत क्या है। वह तुरंत अपने साथी को बांधने का आदेश देता है। जैसे ही गोब्लिन शिकारी आते हैं, लड़की को उठाओ और उसे जीवित चारा के रूप में इस्तेमाल करो। एक शैतानी मुस्कान बिखेरते हुए गंजा गुर्गा अपनी धमकी को पुख्ता करते हुए राजकुमारी से कहता है कि वह बहुत जल्द राक्षस चाव बनने के लिए तैयार हो जाए। दृश्य को आगे बढ़ाते हुए मृत व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। रात है, घिनौनी योजना अमल में है और कैदी को जंगल के बीचों बीच एक मजबूत पेड़ के तने से बांध दिया गया है। उसके मुंह में एक कसकर बंधी पट्टी है। बेचारी इंसान पर घबराहट में चीख पुकार मची हुई है, मानो उस भयानक जंगल में कुछ बुरा होने का इंतजार कर रही हो। पास ही कुछ चमकदार सोने के सिक्के जानबूझकर घास पर गिरा दिए गए थे ताकि लालची लुटेरों को लुभाया जा सके। ऊपर से लिया गया दृश्य उस असहाय लड़की को पूरी तरह से लावारिस हालत में दिखाता है, मानो उसे किसी मांस के टुकड़े की तरह छोड़ दिया गया हो जो हमले का इंतजार कर रही हो। झाड़ियों में छिपी हुई पास ही में सैनिक एक दुर्गंध की शिकायत करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह पेड़ों का रस है जिसका इस्तेमाल दुश्मन की ट्रैकिंग में बाधा डालने के लिए किया जा रहा है। वे इस बेहद स्पष्ट बात पर संदेह करते हैं कि जाल में एक युवक उस शानदार रणनीति का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या उसके बगल में बैठा बूढ़ा व्यक्ति सचमुच एक पेशेवर है।
उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से भय झलक रहा था। वह आगे बढ़ता रहता है, अनुभवी नेता को परेशान करते हुए, ये पूछते हुए कि क्या इस अजीब व्यवस्था की सफलता दर वास्तव में अच्छी है। बर्फ की तरह शांत रहते हुए नकाबपोश बूढ़ा व्यक्ति गारंटी देता है कि जाल पूरी तरह से व्यवस्थित है और जमीन पर मौजूद लूट निश्चित रूप से लक्ष्यों को आकर्षित करेगी। ठंडी रात में घूरते हुए नौसिखिया इस बात से सहमत है कि लालच वहां पनपने वाले किसी भी गिरोह के लिए एक बहुत बड़ी घातक कमजोरी है। फिर भी वह अभी भी संदेह जताते हुए और कानाफूसी करते हुए पूछ रहे थे कि क्या दुश्मन सचमुच इस तरह के शुरुआती स्तर के झांसे में आ जाएंगे। अपने अधीनस्थों की नकारात्मक भावनाओं को दबाते हुए अनुभवी शिकारी ठंडे लहजे में पुष्टि करता है कि उनका सेटअप इस खोज के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक है। वह बताता है कि पहला चरण पहले से ही काम कर रहा है, क्योंकि प्राणी का लूटपाट करने वाले गोब्लिन की प्रवृत्ति उन्हें सोने के निशान का अंधाधुंध पीछा करने पर मजबूर कर देगी। अपने घातक तर्क को समाप्त करते हुए बूढ़ा व्यक्ति यह जानकारी देता है कि बेत्स हार में एक का आकर्षण और मोह, और कोई भी राक्षस जंगल में अकेली महिला को नहीं छोड़ेगा। एक भाड़े के सैनिक ने अजीबोगरीब हंसी हंसते हुए मजाक में कहा कि हरे रंग के लोग सिर्फ मौज मस्ती करना चाहते हैं, जिस पर तुरंत ही उसे एक बीमार संकी कहकर पुकारा गया। उसका गंभीर साथी बूढ़ा शिकारी भद्दी बातचीत में शामिल हो जाता है और इस बात से सहमत होता है कि एक महिला के आंकड़े उस क्षेत्र में घूमने वाले साहसी लोगों की तुलना में कहीं अधिक नाजुक होते हैं। पर गंभीर और सधी हुई नजर से वह युवक की घिनौनी कल्पनाओं को सुधारते हुए कहता है कि ये जीव वास्तव में केवल बढ़िया मांस की तलाश में है ताकि उसे खा सकें। बिल्कुल उस क्रूर वास्तविकता से घबराकर नौसिखिया अपनी जीभ चटकाता है, चिढ़कर और अपने छिपने की जगह पर व्याप्त भारी तनाव को दूर करने की कोशिश करता है। समय झाड़ियों में घिसकता रहता है, जब तक कि अंत में एक घिनौना हाथ मौत के जाल के पास उछाले गए सिक्कों में से एक को झपट नहीं लेता। छोटा सा समूह बीच में खुशी से उछल पड़ता है, बजे रास्ते में मुफ्त में मिले मानव सोने को पाकर मिली अविश्वसनीय किस्मत का जश्न मनाते हुए। लक्ष्यों से आ रही आवाज सुनकर नकाबपोश नेता अपने दस्ते को संदेश देता है, बजे लॉक इन करने का समय हो गया है, क्योंकि खास वीआईपी मेहमान अभी अभी लॉबी में पहुंचे हैं। छोटे छोटे लुटेरों का एक पूरा झुंड आ गिरा और फर्श से नकदी उठाने लगा, पर इसे गिराने वाले बेवकूफ यात्रियों को कोसते हुए। लेकिन अचानक हरे योद्धाओं में से एक की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उसे अंत में कुछ बेहद संदिग्ध दिखाई देता है। सिक्कों का निशान इलाके को ध्यान से स्कैन करते हुए उसे चांदनी रात में पेड़ के नीचे एक अकेली कैदी पड़ी हुई मिलती है। यह महसूस करते हुए कि वह अचानक पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए ही यिन पसीने से तरबतर होने लगती है और कसकर बंधी रस्सियों के बीच हौंफने लगती है। राक्षस आत्मविश्वास से बंधी हुई ही यिन के पास पहुंच जाता है, पीड़ित। इस व्यवस्था की विचित्रता पर टिप्पणी करते हुए कुछ छोटे साथियों के साथ वह बेफिक्री से उस असहाय व्यक्ति के पास पहुंचता है, पर बेहद स्पष्ट जाल का निरीक्षण करें। जैसे ही लड़की उस लड़के की जानी पहचानी आवाज पहचानती है जिसने पहले उसका गेम बचाया था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महिला के ठीक सामने खड़े होकर गोरल अपनी उंगली से इशारा करते हुए व्यंग्यपूर्वक पूछता है कि क्या उसे हर समय बंधे रहने का कोई अजीब जुनून है। चमत्कारिक पुनर्मिलन से पूरी तरह स्तब्ध कैदी की आंसू भरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह अपने पुराने रक्षक के सामने बिल्कुल स्तब्ध खड़ी रह जाती है। एमसी पूछता है कि क्या वह उस तरह का आदमी लगता है जिसे इस तरह बंधे रहना पसंद है, और उसे पूरा परिदृश्य बेहद हास्यास्पद लगता है। इस बीच घनी झाड़ियों में छिपे हुए मानव शिकारी चुपके से अंतिम गुप्त हमले के लिए अपने धनुष तैयार कर रहे हैं। हथियारों से लैस होकर नकाबपोश बॉस उन्हें लड़की के पैरों पर ही निशाना साधने का आदेश देता है और सबको याद दिलाता है कि उन्हें उसका खाता सक्रिय रखना होगा। द ग्रीन स्लेयर लापरवाही से छटपटाती कैदी के करीब आता है, उसे शांत होने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वह खुद ही है। एक झटके में वह उसे खींच लेता है। लड़की के चेहरे से कसकर बंधी पट्टी हटाते हुए वह अपना यूजरनेम बताता है ताकि वह उसे पहचान सके। बोलने की आज़ादी मिलने पर वह जोर जोर से चिल्लाती है, पर राक्षस को भागने के लिए कहते हुए और इस बात से घबराते हुए कि पूरा इलाका एक जाल है। आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल भी तनाव दिखाए बिना योद्धा बेहद ठंडे लहजे में जवाब देता है, पर वह पहले से ही सब कुछ जानता था। फिर वह लापरवाही से हर छिपे हुए दुश्मन के सटीक निर्देशांक गिनता है, ये जताते हुए कि उसने पहले से ही पूरी तरह से नक्शा बना लिया था। मानवघात। अगले ही पल स्नाइपर्स पर पर्दे के पीछे छिपी राक्षसी सेना ने चुपके से हमला कर दिया। जवाबी हमला। तीरंदाज मेव अपनी कटार खींचे हुए एक जानवर की तरह आगे बढ़ती है, विचलित शिविरार्थियों को नष्ट करने के लिए तैयार, अपमान को और बढ़ाने के लिए। छोटा बॉस शांति से बताता है कि वे सभी बेवकूफ भाड़े के सैनिक असल में अपने ही जाल में फंस गए। अभी भी फंसा हुआ है, पर पेड़ के पास उस लड़की की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे जरा भी समझ नहीं आता कि उसके रक्षक ने उस कायरतापूर्ण घात को इतनी सटीकता से कैसे भांप लिया। फिर कहानी पीछे की ओर मुड़ जाती है, पर 3 दिन पीछे जाकर मानचित्र के दूरस्थ क्षेत्रों में एक उज्ज्वल धूप से जगमगाता आसमान दिखाया गया है। हताश चीखें एक छोटे से कृषि गांव के शांतिपूर्ण माहौल को भंग कर देती हैं। पर ग्रीन क्लैन ने अचानक छापा मार दिया। पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके भयभीत पात्र घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर से घिरे हुए छोटे मोटे हथियारबंद लुटेरे अपनी दबंगई का प्रदर्शन कर रहे हैं। पर्यावरणवादी नेता ने घोषणा की कि वह कोई समस्या नहीं चाहता, बस ग्रामीणों से कुछ खाद्य पदार्थ बेचने की मांग कर रहा है। अपने दल को भय से कांपते हुए स्थानीय लोगों में से एक ने जानवर को भड़काने से बचने के लिए जल्दी से कुछ बोरियां भरकर सब्जियां सौंप दी। योद्धा पर एक बूढ़ी महिला सामान के उस छोटे से ढेर को घूरती है और संदेह से पूछती है कि क्या सचमुच उनके पास देने के लिए बस इतना ही सामान है। फूट फूट कर रोते हुए दया की भीख मांगती है, ये समझाते हुए कि स्थानीय गार्डों ने अत्यधिक कर लगाकर उनका सारा माल पहले ही खाली कर दिया है। अभी भी घबराई हुई वह इस बात पर जोर देती है कि वे बचे खुचे टुकड़े ही सचमुच एकमात्र ऐसी चीज हैं जो गांव के परिवारों को भूखमरी से खेल खत्म होने से बचा रही हैं। उस निराशाजनक कहानी को सुनकर मुख्य पात्र पूरी तरह चुपचाप नीचे देखता है, ये समझने की कोशिश करता है कि मानव खिलाड़ी समुदाय वास्तव में कितना विषैला है।
इससे निराश होकर अन्याय वह भाड़े के सैनिकों को उनके ही निहत थे गैर खेलने योग्य पात्रों से इतनी कायरतापूर्ण तरीके से चोरी करने के लिए लताड़ता है। स्लेयर क्लिक करता है, फर्श पर पड़े बैगों को स्कैन करते हुए जीभ हिलाते हुए शिकायत कर रहा था कि यह छोटा सा नाश्ता उसके दस्ते को 3 दिनों तक भी ताकत नहीं देगा। तभी वह भारी सोने के सिक्कों का एक गट्ठा सीधे डरे हुए बूढ़े आदमी के जुड़ीदार हाथों में डाल देता है और उसे भुगतान लेने के लिए कहता है। बूढ़े आदमी की आंखें फटी रह जाती हैं, पर उसका सिर चमकदार लूट को पकड़े हुए पूरी तरह से हैरान, यह विश्वास करने में असमर्थ कि एक राक्षस ने उसे इतनी अच्छी तरह से टिप दी है। बिना हिचकिचाए पर नौसिखिया अपने कंधे पर कुछ खाना फेंक देता है और कहता है कि वह केवल आधा ले रहा है, उन्हें शहर के बाजार में नकदी खर्च करने के लिए कहता है। जैसे ही नेता चला जाता है, पर किसान राहत के आंसू रोता है। गोब्लिन को धन्यवाद देता है, लेकिन उसे सर कहने के लिए तुरंत डांट पड़ती है। आंगन में छोटे गुंडे कुछ पकड़े गए मानव गार्डों को पकड़े हुए हैं। खुशी से बॉस से पूछ रहे हैं कि उन्हें उनके साथ क्या करना चाहिए। ठंडी बेजान आंखों और शून्य सहानुभूति के साथ एमसी बस पूरे दस्ते को मार डालने का आदेश देता है, ये कहते हुए कि उनके जैसे कचरे को सवा में रहने का हक नहीं है। हरे रंग के सेवक तुरंत भीख मांग रहे भाड़े के सैनिकों को काट देते हैं। रिकॉर्ड समय में एक विशाल क्रूर गड़बड़ी पैदा करते हैं का समय। खलिहान के अंदर ग्रामीण कोने में दुबके बैठे गिरोह को जाते हुए देख रहे हैं और इस बात से पूरी तरह से हैरान हैं कि वे वास्तव में बच गए। योद्धा भारी बोरी धोते हुए लकड़ी के दरवाजे से बाहर निकलता है और बिना कोई और परेशानी पैदा किए गांव को पीछे छोड़ते हुए चला जाता है। बाहर निकलते समय पास के एक लकड़ी के खंभे पर टंगी कोई चीज उसकी आंखों में अटक जाती है। आंख झट से उसने पुराने कागज को पोस्ट से फाड़ दिया ताकि छपे हुए पाठ को ध्यान से देख सके। गार्डों के इस शानदार प्रस्ताव को पढ़कर मुख्य पात्र व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरता है और कहता है, 56:21 का इनाम। भाड़े के सैनिक कमीनों का झुंड हैं। जोश से भरी तीरंदाज खुले मैदान में दौड़ती हुई अपने साथी के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसने खाना ले लिया है। पर सामान गिरा। नौसिखिए ने लूट की पुष्टि करने के लिए मुड़ा हुआ पोस्टर दिखाया, लेकिन साथ ही यह जानकारी भी दी कि स्थानीय गार्डों ने शिकारियों को पकड़ने के लिए नरसंहार दस्ते तैनात कर दिए हैं, उन्हें नीचे गिराओ। एक शरारती मुस्कान के साथ वह अपने साथी से सबसे तेज गुंडों को इकट्ठा करने के लिए कहता है, क्योंकि वह मानव शिकार को परेशान करने की योजना बना रहा है। बेहद आत्मविश्वासी लड़की पर वह अपनी छाती पीटते हुए वादा करती है कि वह इसे त्रुटिहीन तरीके से संभालेगी और अपने प्रियतम को कभी निराश नहीं करेगी। दृश्य डार्क नाइट पर केंद्रित हो जाता है, जहां स्लेयर एक बड़ा हमला करती है। जंगल में अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए चुराए गए भोजन में से एक निवाला लेता है। जलती हुई अलाव के चारों ओर पूरी ग्रीन बटालियन अपने अस्थायी अड्डे पर आराम कर रही है और बुफे का जमकर लुत्फ उठा रही है। एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठी शिकारी महिला एक पल के लिए चबाना बंद कर देती है और शिविर के एक खास कोने को चुपचाप घूरती रहती है। थोड़ी दूर पर दस्ता मौजूद है। नेता अभी भी घास पर आराम कर रहा है। एक यादृच्छिक मानव उत्तरजीवी के साथ रात का खाना खा रहा है। भूखा वह बेताब होकर खाना अपने मुंह में ठूंस रही है। वह बिना चबाए ही खाने के बड़े बड़े टुकड़े निगल रही है। इतनी तेजी से खाने के कारण कैदी अपने चोरी हुए छोटे नाश्ते पर रोते हुए जोर से हिचकी लेने लगती है। हरा योद्धा धैर्यपूर्वक सुझाव देता है कि वह धीरे धीरे खाए ताकि आग के पास ही उसका दम न घुट जाए। गंदी कांपती हुई लड़की को घूरते हुए वह उसे थोड़ा सा पाए खिलाता है, टिप्पणी करते हुए कि उसने वास्तव में इस दुनिया में सबसे बुरी किस्मत पाई है। अकेले खेलने से डरी हुई वह इंसान फिर से गिल्ड में शामिल होने की भीख मांगती है, कसम खाती है कि वह सचमुच वह सब कुछ करेगी जो वह उससे पूछेगा। रोते हुए लड़की एक दर्दनाक चीख निकालती है, रोते हुए कहती है कि वह अब इस तरह के दयनीय भयानक जीवन को सहन नहीं कर सकती। शून्य दिखा रहा है नाटक के प्रति सहानुभूति जताते हुए मुख्य पात्र दूसरी ओर देखता है और ठंडे लहजे में कहता है कि उसने पहले ही मित्र अनुरोध अस्वीकार कर दिया है। पूरी तरह से घबराकर वह पलटवार करती है कि वह उसे बचाना ही नहीं चाहिए था, अगर वह उसे वैसे भी अपनी जान की भीख मांगते हुए छोड़कर जाने वाला था। स्लेयर मन ही मन स्वीकार करता है कि उसने उस महिला की मदद बिना किसी व्यर्थ दया भाव के की, या कम से कम उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की ताकि उसे अच्छा महसूस हो। उसे पूरी तरह से छोड़ देने का फैसला करते हुए उसने मन ही मन स्वीकार किया कि उसका किसी के लिए बेबी सिटर बनने का कोई इरादा नहीं है। अपने पूरे गेम प्ले के दौरान एक बेकार इंसान अपने पैरों पर उछलते हुए राक्षस कहता है कि लड़की की बात में दम है और पूरी तरह से गायब होने का वादा करता है। अब से उसका खेल 58-31 पर रहेगा, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए पीठ मोड़ने की कोशिश करता है, एक पीला हाथ आक्रामक रूप से उसकी पैंट के पैर को पकड़ लेता है, जो पूरी तरह से फटा हुआ है। चेहरा वह गुस्से से घूरती है और गोब्लिन को हमेशा के लिए अपना खेल खत्म करने के लिए कहती है। अचानक हुए इस हमले से पूरी तरह से अचंभित बूढ़ा योद्धा आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उस चरम प्रतिक्रिया को समझने में पूरी तरह असमर्थ वह महिला चिल्लाती है कि वह ली सांग जान नामक किसी भाड़े के सैनिक द्वारा फिर से अपमानित होने की बजाय वहीं मर जाना पसंद करेगी। पल भर में स्लेयर जम जाता है और लड़की को चुप रहने के लिए कहता है। वह उस बेहद विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम को देखकर पूरी तरह से सदमे में आ जाता है। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव होता है, पर एमसी गुस्से से पूछती है कि क्या वह 13वीं गार्ड यूनिट के उसी आधिकारिक योद्धा के बारे में बात कर रही थी। इस अचानक बदले हुए व्यवहार से भ्रमित होकर लड़की अपना चेहरा पोंछती है, गीले चेहरे के साथ, ये पूछते हुए कि क्या राक्षस वास्तव में जानता है कि विशालकाय ने उसे बेच दिया है। नेता अपनी पीठ फेर लेता है और अपनी ठुड्डी रगड़ता है, व्यंग्यपूर्वक पुष्टि करते हुए कि वह भाड़े के सैनिक को जानता है। अविश्वसनीय रूप से अच्छा, एक गहरी आभा और कातिलाना आंखों से वह घोषणा करता है कि मनुष्य वह है जो बिल्कुल भी सांस लेने के लायक नहीं है। फिर भी अपने अतीत के द्वेष से पूरी तरह ग्रस्त होकर छोटा सरदार कैदी की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है कि उसे दुश्मन के चंगुल में कितने समय तक कैद रखा गया था। आधार अचानक हुए हमले से घबराई हुई युवती जवाब देती है कि वह वहां केवल कुछ दिनों के लिए ही फंसी थी और सोचती है कि उसे इतनी परवाह क्यों थी। गिल्ड पर छापा मारते हुए गोरल उसे आदेश देती है कि उसने पिंजरे में जो भी खुफिया जानकारी देखी या सुनी है वह सब छोड़ दे, और वादा करती है कि वह उसके भाग्य का फैसला बाद में करेगी।
वह शिविर में दूर अंधेरे में कोमल हरे हाथ धीरे धीरे एक छोटे से सफेद डेजी फूल की पंखुड़ियां तोड़ रहे हैं। एक टूंच पर बैठे हुए मेव ही लव्स मी बजा रहा है। उसे मी मोट मिनी गेम बहुत पसंद है। जंगल में टाइमर के खत्म होने का इंतजार करते हुए वह बेहद ऊबा हुआ लग रहा है। स्लेयर बीच में आकर इस रोमांटिक खेल में दखल देता है, धीरे धीरे चलते हुए और अपने साथी का नाम बेहद गंभीर स्वर में पुकारते हुए। तीरंदाज ने तुरंत फूल गिरा दिया और एक विशाल उत्तेजित भाव प्रदर्शित किया। जैसे ही उसे अपने सबसे बड़े क्रश का फोन आता है वह मुस्कुरा उठती है। फालतू की बातें छोड़कर योद्धा अपने साथी को दस्ते के सबसे तेज और सबसे ताकतवर सदस्यों को इकट्ठा करने का आदेश देता है। पर लड़की अनुरोध से पूरी तरह भ्रमित हो जाती है। अराजकता की अपूरणीय प्यास से पूरी तरह ग्रस्त होकर वह अपनी मास्टर प्लान को छोड़ देता है और एक ग्रीन एलीट हिट का गठन करता है। पर दस्ता पूरी तरह से उस गार्ड यूनिट को कुचलने के लिए भेजा गया था। दृश्य घने जंगलों से निकलकर एक विशाल मानव किले की भारी पत्थर की दीवारों की ओर बढ़ता है जो चमक रही हैं। तेज धूप में एक बेहद साफ सुथरे ऑफिस के अंदर लकड़ी की मेज पर एक नेम प्लेट रखी है जिस पर ग्रीन स्लेयर के अंतिम लक्ष्य का यूजर नेम लिखा है। 13वीं टुकड़ी अपनी कुर्सी पर पूरी तरह से आराम से पीछे झुककर भाड़े के सैनिकों का कप्तान आंखें बंद करके एक अंतरंग क्षण का आनंद ले रहा है और अपने साथियों को धन्यवाद दे रहा है। बेहतरीन सेवा। लेकिन हॉल से तेज कदमों की आवाज गूंज रही है जिससे ऑफिस का शांत माहौल पूरी तरह से बिगड़ने का खतरा है। शोर की परवाह किए बिना पर वह गहरी सांस लेता है और कहता है कि डेस्क के नीचे छिपी हुई साथी अपने काम में वाकई माहिर होती जा रही है। तभी एक सहायक कमरे में घुस आता है। घबराकर बॉस को गुस्से से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। पूछ रही थी कि क्या उस बेवकूफ को दरवाजा खटखटाना नहीं आता। पूरी तरह से आने वाली आपदा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सैनिक को वह पूरी तरह से आलोचना को नजरअंदाज करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत बाहर जाकर देखने के लिए कहता है। वह बड़ा आदमी जल्दी से अपनी पैंट की जिप बंद करता है और साथ ही गोरी लड़की को धक्का देता है। महिला उसकी गोद से उतरती है और किसी नई समस्या के बारे में बड़बड़ाती है। एक पराजित सैनिक के हेलमेट पर भिनभिनाती मक्खियों का भयावह दृश्य अधिकारी के चेहरे पर आकर लगता है। आंगन में कदम रखते ही नेता मानव कवच और साजो सामान के विशाल ढेर को देखकर भय से जम सा गया। सूर्य की किरण के साथ पूरी बटालियन उस भीषण नरसंहार के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है ताकि पीड़ितों के बयानों की पहचान की जा सके। लेफ्टिनेंट घबराकर घोषणा करता है कि ये वो लड़के थे जिन्हें गोब्लिन का शिकार करने के लिए भेजा गया था और बाकी दस्ते को सबर से हटा दिया गया है। असहनीय दबाव और घिनौनी बदबू को सहन न कर पाने के कारण बॉस झुक जाता है और जमीन पर उल्टी कर देता है जबकि उसका साथी उसकी मदद करने की कोशिश करता है। गंदी जबान। उसने तुरंत पहरेदारी दोगुनी करने और भारी संख्या में अतिरिक्त सैनिकों को बुलाने का आदेश दिया। आखिरकार उस कबीले के बहुत बड़े खतरे का एहसास हुआ।